आइए हम लोग जिस सब्जेक्ट को बेसिकली जानने जा रहे हैं, ये आपका ग्रुप 1 का जो पेपर का नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। ये पेपर आपका है क्या, जरा फटाफट ध्यान से सुन लीजिए। ये पेपर क्या डील करेगा। आपके जो 4 पेपर हैं, एक का नाम कंपनी लॉ, दूसरे का नाम सेटिंग अप जो आपके मॉड 1 में है, तीसरे का नाम कंपनी लॉ, और एक और पेपर आपका कौन सा, हाँ जी JIGL, जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं या फिर JIGL कहते हैं। लंबा सा नाम है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस, तो उसी को JIGL कहते हैं। जिसमें से हम लोग किस सब्जेक्ट को देख रहे हैं, सेटिंग अप। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी हम पूरी क्लास कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम सब्जेक्ट कौन सा कर रहे हैं और टॉपिक कौन सा कर रहे हैं। ये जो हमारा सेटिंग अप पेपर है, ये पेपर हमारा 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पार्ट 1 जो है वो कितने मार्क्स के लिए है, 40 मार्क्स के लिए। पार्ट 2 हमारा जो है वो है 35 मार्क्स के लिए, और पार्ट 3 जो है वो आपका है 25 मार्क्स के लिए। पार्ट 1 बेसिकली डील करता है कंपनी लॉ के उन एस्पेक्ट्स को जिससे कंपनी जो है वो स्टार्ट होती है, यानी कि कंपनी को क्या करने स्टार्ट, कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, कोई भी बिजनेस कैसे शुरू होगा। ये डिस्कशन कहां दिया हुआ है, इस पार्ट ए में दिया हुआ है। पार्ट बी कहता है कि कंपनी हो गई स्टैब्लिश, उसके बाद ये कंपनी जो है वो कैसे चलेगी। ये डिस्कशन कहां है, पार्ट बी में दिया हुआ है। और पार्ट सी हमारा जो है वो कहता है कि चलते चलते कंपनी थक गया। जैसे आप सुबह निकलते हैं, कभी कभी बहुत जल्दी थक जाते हैं, कभी हुआ कि शाम में थके, तो ऐसे ही कंपनी चल रही है चल रही है चल रही है, कंपनी थक गई, थकते थकते कंपनी बीमार पड़ी, तो हमने क्या किया, उसे ठीक कराने की कोशिश की, उसे रिवाइव करने की कोशिश की। अगर कंपनी ठीक हो गई तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर कंपनी ठीक नहीं हुई तो वैसे केस में बड़े दुखी मन के साथ हम कंपनी को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये कंपनी के बुरे वक्त की निशानी है। डोरमेंट पहले होगा, यानी कंपनी बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ेगा, हम उसके इलाज की कोशिश करेंगे। अगर इलाज सही रहा तो कंपनी जो है वो ठीक हो जाएगी, नहीं तो हम किस तरफ आएंगे, स्ट्राइक ऑफ की तरफ आएंगे। और यहां भी अगर संभव नहीं रहा तो लास्ट में हम क्या करेंगे, उस कंपनी को बंद कर देंगे। कुछ मैंने पढ़ाया नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, क्योंकि ये एक क्लास जब आप बहुत पहला देखते हैं तो उसमें बहुत डिटेल में ये हम बातचीत करते हैं। तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आपके एग्जाम में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि इस 25 मार्क्स के लिए ये जो हमारा 3 जो है वो टॉपिक है, इसमें से कितने में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब है अगर आपका इंस्टीट्यूट चाहे तो ये जो हमारा डोरमेंट कंपनी है, ये कितने मार्क्स के लिए पूछ सकता है, 25 मार्क्स के लिए। अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो इन्हीं दोनों से 25 मार्क्स का पूछ ले, एक भी क्वेश्चन ना पूछे किससे, इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप से। यानी हर एक चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको उतने ही डेप्थ से पढ़ना रहेगा कि इट माइट बी पॉसिबल कि सारा क्वेश्चन हमारे इस सेक्शन का उसी चैप्टर से पूछ ले। और कभी कभी आपके इंस्टीट्यूट CA और CS इंस्टीट्यूट दोनों ये खेल खेलते हैं, उन्हें बड़ा मजा आता है ये खेल खेलने में, क्योंकि उस खेल में आपको धप्पा मिलता है तो उन्हें बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि आप जब पढ़ रहे होते तो उस समय तो आप गेम दे रहे होते हैं, आप जज होते ना हर चीज में, टीचर के भी जज, एग्जामिनर के भी जज, कैसा क्वेश्चन सेट किया है, इसकी तो कीजिए, कोई बात नहीं है। जब आपके पास रिजल्ट आता है तो भी बद्दुआ देते हैं, ये इंस्टीट्यूट है, पागल है, इसका तो कोई तरीका ही नहीं है कॉपी चेक करने का। कोई बात नहीं है, कीजिए आप। अल्टीमेटली आप कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, आप कुछ भी कीजिए, क्या रिजल्ट चेंज होता है, नहीं। अल्टीमेटली रिजल्ट वही है जो उन्होंने क्या किया है, दे दिया है। अब तो प्रोविजन भी, आप कॉपी मंगवा लीजिए, कॉपी में भी लिखा हुआ है, बड़े अच्छे से आपने लिखा है इतना, और मार्क्स इत्तू सा। अब आप जाते हैं किसी एक्सपर्ट के पास तो वो बतलाता है कि आपने क्या क्या गलती की है। रीजन, पेपर ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव, याद रखिए ऑब्जेक्टिव पेपर में ये नहीं कहता आसान होता है। आसान और कोई भी चीज इजी है या टफ है, ये एक रेफरेंस फ्रेम है। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव से कंपेयर करें तो रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव थोड़ा क्या हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। रीजन ये है, अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है तो ऐसे केस में अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव फट से निकाल लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, आपको लिखने की बारी आई, राइटिंग स्किल आपका वीक है, ऐसे केस में सब कुछ आ रहा है फिर भी इज, एम, आर, देयर, वॉज, वो सारे जो हैं वो वर्ब, सारे प्रिपोजिशन एक साथ लगा दिए,
मार्क्स फिर नहीं आना है। तो इसलिए सब्जेक्टिव में थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा पार्ट सी है ये अभी नहीं कर रहे हैं। पार्ट बी ये बता रहा है कि कंपनी कैसे जो है आपकी चलेगी, किस किस तरह का रजिस्ट्रेशन कंपनी को करना पड़ता है, कब, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए तो कैसे उसे लेबर लॉ के कंप्लायंसेस पूरे करने हैं। मतलब कंपनी बन गई, अब कंपनी आगे बढ़ेगी। कंपनी जब आगे बढ़ेगी तो कंपनी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे चीजों का भी सामना करना पड़ेगा। क्यों? एक कंपनी है दवाई बनाती है, मेडिसिन, सुने हैं कुछ कंपनी का नाम जो मेडिसिन बनाती है, सुने हैं कोई ऐसी कंपनी जो मेडिसिन बनाती है? एक दूसरे को नहीं, मुझे बताइए कौन सी कंपनी, बताइए। रेनबैक्सी और सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, मैनकाइंड, फाइजर, बड़े सारे हैं। देखिए ना, दवा भी जो हम खाते रहते हैं, सर्दी वगैरह की जो दवा आप खाते रहते हैं, लिवोसेट्राजिन वगैरह तो अक्सर खाना पड़ जाता है, या कालपोल, ये सब देखिएगा उस पर लिखा हुआ रहेगा कि कौन सी कंपनी का है। तो मुझे एक चीज बताइए, वो कंपनी जब दवा बना रही है तो वो दवा कैसे बनाया जाता है? बस सारे के सारे जो हैं, जो सिप्ला रेनबैक्सी कंपनी है, वो अपने जो है वो जहां पे उनका ऑफिस है वहां बैठे हुए हैं, ओम नमः शिवाय या जिस भी धर्म को मानते हैं, वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फसा, अल्लाहु अकबर उन्होंने बोला और फटाक से जो है वो दवाई वहां आ गया और उन्होंने उसको रैप किया और सबको बेच दिया। या साइंटिस्ट बैठ करके उन चीजों के बारे में सोचते हैं कि ये दवा कैसे बनाया जाए, जिसे हम कहते हैं लगातार वो क्या कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं। अभी आप देखिए हमारा चंद्रयान, अगर जानते हो, न्यूज वगैरह सुनते हो, 2 दिन पहले लॉन्च होने वाला था, कुछ इशू आया, बहुत दिन से लगे हुए हैं, लगभग 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट, और उसके बाद उसे थोड़े दिन के लिए क्या किया गया है, डिले किया गया है। और कंपनी जब इन्हीं तरह के चीज में कोई भी आप बुक पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है ये बुक जो है कोई बंदा लिखा और उसी पे जो वहीं पे बाइंड किया और बाइंड करने के बाद उसमें बड़े अच्छे फोटो वगैरह लगाए और जो है वो खुद से लिया और बेचने निकल गया? मैं भी गलती से 6 बुक का ऑथर हूं, तो क्या मैं सुबह में जो है वो अपने थैले में जो है वो बुक रखता हूं और उसके बाद निकलता हूं, या कुछ सर पे कुछ इधर कुछ उधर, सिक्योरिटी लॉ के बुक ले लो, ईबीसीएल के बुक ले लो, जेआईजीएल के बुक ले लो, सेटिंग अप के बुक ले लो, सीआर के बुक ले लो? नहीं, मैंने बुक को लिखा, अब उसे पब्लिश करने का काम टैक्समैन, पियर्सन जैसी कंपनीज है ये भी जो करती है। इसका तो देखिए ये भी तो कंपनी है। अब वहां पे जो हमारे जैसे या और भी ऑथर हैं जो चीजों को लिखते हैं, अगर वो लिखते हैं तो वो क्या चाहेंगे कि उनका बुक जो मार्केट में निकला वही कोई कॉपी कर ले? कहने का मतलब यह कि कंपनी बहुत तरह के बिजनेस को करती है, इसलिए उसे बहुत तरह के जो है वो लॉ से क्या होना पड़ता है, इंटरेक्ट होना पड़ता है। किसी भी कंपनी में कोई लेबर काम करता है या नहीं करता है? तो जरा सोचिए, लेबर काम कर रहा है तो क्या उसे मिनिमम कुछ फैसिलिटी आप प्रोवाइड करेंगे या नहीं? या बोलेंगे चल यहाँ पे गंदा गिरा हुआ, चल यहीं पे तू क्या कर, काम करना शुरू कर दे? या उस लेबर को आप कहेंगे कि भाई चाहे टेम्परेचर कितना भी रहे तुझे यहीं बैठ के काम करना है? मैं ये नहीं कहता कि उसे बिल्कुल एसी में काम करवाइए, लेकिन एक रीजनेबल टेम्परेचर पे काम करवाइएगा। अगर कोई काम कर रहा है तो उसे वेजेस जो है वो एक रीजनेबल मिलना चाहिए। या आप तो देख ही रहे इस समय हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा इशू है। आप भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत जो है वो मजबूती के साथ पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि सीए, सीएस, सीए में ये करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बच्चों का खेल है ये। इसीलिए बच्चों का खेल है, मैंने बताया मैं साइंस ग्रेजुएट हूं, फिजिक्स ऑनर्स मेरा है और फिजिक्स ऑनर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूं, ग्रेजुएशन तक किया है। उसके बाद मुझे एक अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट लगा सीएस करने में, फर्स्ट अटेम्प्ट लगा चार्टर्ड, वो भी लंदन वाला करने में, और दोनों आराम और साथ में कर रहा था, ट्रेनिंग भी साथ में चल रही थी। मुझे बिल्कुल ही दम नहीं लगा। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग सीएस सीएस बने हुए हैं, लेकिन इसमें पैसे ज्यादा तब मिलते हैं जब आपके पास यहां दम हो। सीएस सीएस की डिग्री 50% जो भी लाएगा पास करेगा। अभी आपको लगता होगा कि हम बहुत बड़े काम को कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि काम छोटा या बड़ा, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस भी चीज को आप कर रहे हैं उसमें ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत है। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ये नोट्स उठाया पास हो गए, फिर जिंदगी वाले रेस में फेल हो जाएंगे। क्योंकि कल को जब आप काम करने के लिए आइएगा तो कौन लोग आपको काम देंगे? कंपनी में जाइएगा, कंपनी आपसे कहेगी किस बात को, कि देखिए हमारे पास पेटेंट का ये इशू है, आप रिजॉल्व कर दीजिए। आप बोलिएगा वो तो मैंने ठीक से सुना ही नहीं था, बोलो तो शॉर्ट नोट्स लिख देता हूं पेटेंट क्या होता है। अच्छा, वो जो आपको लाख रुपए की सैलरी देगा वो किस चीज के लिए? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेटेंट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉपीराइट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फैक्ट्रीज एक्ट। वो शॉर्ट नोट्स लिखवा करके आपको लाख लाख रुपए की सैलरी देगा, धो ना देगा वो? फिर आप उनके काम आ सकते हैं या नहीं? आप पेटेंट दिला सकते हैं या नहीं? आप कॉपीराइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या नहीं? आप पियर्सन या टैक्समैन जैसे कंपनी में हैं और उनके कॉपी का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, आप
सेरा सेरा कंपनी में है, या आप करण जौहर की कौन सी वो मूवी प्रोडक्शन की कंपनी है, मैं भूल रहा हूं, कौन सा, धर्मा प्रोडक्शन, मान लीजिए उसमें आप जो है, देखें ये बता दिया ना ये वाला धर्मा प्रोडक्शन वाला, और इससे पहले वाला जो पूछा था उसमें जो है वो कंपनी के नाम में गड़बड़ हो रही थी। यही है, जिसकी रही भावना जैसी ताको मिले प्रभु की मूरत वैसी। दवा वाले कंपनी का नाम पूछा तो देखें दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि आधा तू बता तो आधा मैं बताता हूं, भाईचारा चल रहा था। लेकिन यहाँ दो तीन और बताइए मूवी प्रोडक्शन की कंपनी। अच्छा, तो देखिए सबको पता चल रहा है। एनीवे जो भी हो, खैर कंपनी तो कंपनी है, उस कंपनी में भी आप कंपनी सेक्रेटरी बने। तो मुझे एक चीज बताइए, अक्सर सुनते होंगे कि एक मूवी से कुछ काट लिया, या एक मूवी का जो है वो सॉन्ग क्या कर लिया, चुरा लिया। सुने हैं कभी ऐसा होता है? मैंने तो सुना है कि एक मूवी का दूसरे मूवी में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगर ऐसा कर लेते हैं तो ऐसे केस में आप उसमें कंपनी सेक्रेटरी हैं, आपको बुलाया एमडी ने, बोला देख भाई हमारे जो है वो मूवी का धुन है, और बंदा जो है वो कभी खुशी कभी गम और बजा रहा है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, या किसी में कोई भी बजा रहा हो। अब ऐसे में जो है वो इन्फ्रिंजमेंट है ये। आप बोलेगा देखो भाई, अगर जानना है कॉपीराइट क्या होता है तो मैं बता देता हूं, कॉपीराइट किस किस चीज में मिलता है तो बता देता हूं, लेकिन ये इन्फ्रिंजमेंट में कैसे प्रोटेक्शन मिलता है ये मुझे नहीं पता है। मुझे बताइए आप उनके किसी काम आए? यही वजह है कि आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन और कंपनी को चलाने के लिए ये जितने भी लॉ हैं, ये लेबर लॉ ज्यादा नहीं पढ़ना रहेगा, यहां पे सिर्फ 17 लॉ पढ़ने हैं। चैप्टर 1 है, लॉ कितने हैं, 17। मिनिमम वेजेस एक्ट, कम से कम कितना मिले, इतनी बेगारी हमारे देश में है। पता चला कि रामदीन को काम पे बुलाया गया और बोला गया चल पूरे दिन 50 रुपए में काम करना है तो कर, वरना जा। बेचारा क्या करे, राम दुलारी के लिए कुछ लेके भी जाना है, तो वो 50 में भी काम करने को तैयार, क्योंकि रामदीन नहीं करेगा तो कौन करेगा, हरिया आएगा, राम खिलावन आएगा, कोई ना कोई आएगा। मैं आ रहा था तो मैंने देखा एक जगह है जिस जगह का नाम लेबर चौक है, सुबह की बात कह रहा हूं, और वहां पे नहीं भी कुछ तो 200 से ज्यादा लोग खड़े हैं। ऐसे थे जैसा लग रहा था कि रैली निकला हुआ है, नॉट लेस देन 200। और किसी के पास जो है वो छोटे से जो है वो कहीं जो क्या कहते हैं, जो प्लास्टर वगैरह करते हैं, ईंट वगैरह बनाते थे नहीं, उनके पास ऐसे करके करनी जैसा होता है और प्लास्टर करने जैसे चीज वगैरह होते हैं। किसी के पास पेंट ब्रश जैसा चीज, किसी के पास कुदाल है, किसी के पास फवारा जैसा है। मुझे लगा किसी को मारेंगे पीटेंगे, कुछ है, कुछ मसला हुआ है। पता चला कि नहीं, वो काम के लिए वहां पे है, क्योंकि उस जगह का नाम ही क्या पड़ गया है, लेबर चौक। वहां पे लोग आते हैं और वहां से लेबर क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं। किस चीज के लिए, कि चलो भाई हमारे यहाँ काम है, काम कर दो। अब वो लगातार खड़े रहते हैं। जैसे जैसे 9 से टाइम गुजरता जाता है, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए। आप कहिएगा सर आप यही देखते हैं? गलती से मैं प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हूं, तो मेरा काम ही यही है ह्यूमन साइकोलॉजी समझना। तो उनके चेहरे से पता चलता है कि वो कह रहे हैं कि मुझे भी तो काम के लिए कोई ले जाओ। अब वहां पे 3 लोग खड़े हैं, 9:30-10 बज रहा है, तो अगर मान लीजिए उनकी दिहाड़ी 500 रुपये है, अब कोई 300 भी दे तो वो जाने को तैयार हो जाए, नहीं तो दिन भर क्या करना पड़ेगा, खाली बैठना पड़ेगा। इन्हीं चीजों के कारण लॉ बनाया गया कि कम से कम इतना हमें उन्हें वेजेस क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये कंपनी से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? अरे भाई कंपनी में ही तो आकर के लोग काम करते हैं, कंपनी के ही तो फैक्ट्री होते हैं, उन्हीं फैक्ट्री में तो रामदी, राम खिलावन, हरिया से लेकर के मिस्टर जॉन, जॉनी, जनार्दन सारे लोग काम करते हैं, किसी भी लेवल पे काम करते हैं। तो जितने भी तरह की चीज है यहाँ पे एक कंपनी काम कर रही है, उनकी फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री से पॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? इसका मतलब दुनिया में कोई चीज नहीं बनना चाहिए। आप मजे से बिंदास प्लास्टिक वाले चेयर पे बैठे हुए हैं, जरा सोचिए जब ये प्लास्टिक फैक्ट्री में बना होगा तो कितना पॉल्यूशन हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं चेयर से उठ जाइए नीचे बैठ जाइए, मैं आपको कह रहा हूं कि जहां ये बना होगा वहां अगर पॉल्यूशन हुआ होगा तो उसे कंट्रोल किया जाए या नहीं। हम मोबाइल का यूज करते, कभी सोचा है उसका जो आईसी बनता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको जहां बनाया जाता है वहां कितना पॉल्यूशन क्रिएट होता है? हाईली पॉल्यूटेड चीज होता है जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो इस तरह से बना हुआ रहेगा ग्रीन तरह का, और ऐसे ऐसे डॉट डॉट जैसा बना हुआ रहेगा। अगर देखिएगा एक दूसरे से वायर वगैरह से ये जुड़े होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपके सिम में होता है। अगर सिम कभी खोले तो देखिएगा इस तरह से गोल्डन कलर का बना हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसपे सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कह रहे ये सब जहां बनता है हर जगह इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, तो क्या करें, उन चीजों का बनना बंद कर दें? नहीं, लेकिन कम से कम कंपनी को अलग अलग तरह के क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए कि क्या मैं इन चीजों को इस एरिया में बना सकता हूं। तो जितने भी तरह के चीज कंपनी के चलाने से रिलेटेड है, चाहे वो लेबर लॉ का हो, चाहे वो किस लॉ का हो, इन्वायरमेंटल लॉ का हो, चाहे वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हो, चाहे वो किसी भी तरह का, चाहे रजिस्टर वगैरह मेंटेन करने को लेकर के हो कि कितना कमाया, कितना आया, कितना गया, ये सारी बातें कितने मार्क्स के लिए है? 35 मार्क्स के लिए। और कंपनी को एस्टैब्लिश करने वाली बात कितने मार्क्स को लेकर के? 40।
ये 35 किसको लेकर के? चलाने को लेकर के। ध्यान से समझिएगा, ये नहीं कि बस रट्टा मारा जय माता दी ये चैप्टर शुरू कर दिया। तीसरा, ये किसको लेकर के है? कंपनी की अब स्थिति बुरी, कंपनी बन गई, कंपनी चली, कैसे चलाया हमने? पार्ट बी के अकॉर्डिंग। अब कंपनी चलते चलते जो है वो बीमार पड़ा, तो बीमार पड़ने के बाद वाला चीज कहां पे है? ये 25 मार्क्स में। हम ना कंपनी को अभी बना रहे हैं ना बीमारी ठीक कर रहे हैं, हम जो है वो बीच वाले में सबसे पहले जा रहे हैं। और सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए जरा जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारा क्या है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एग्जैक्ट सेंस क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यहां पे वर्ड क्या यूज किया गया है? 3 वर्ड यहां पे है। इन तीनों वर्ड को जरा मुझे बतलाइए कि ये 3 वर्ड अगर मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लेकर के चलूं तो क्या राइट का मतलब आपको पता है? क्या राइट का मतलब आपको पता है? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, आपके जो अधिकार हैं, आपके जो पावर है, उसको क्या कहते हैं? हम राइट्स कहते हैं। एकदम ध्यान से बस अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कोई भी सब्जेक्ट जो भी मैं पढ़ा रहा हूं मैं लिख करके देता हूं 100% की गारंटी में, लेकिन उसके लिए रूल होता है कि आप मेरे बस चीजों को 100% फॉलो कीजिए और मैं 100% की गारंटी देता हूं, उससे नीचे नहीं होता है कि कोई बच्चा फेल नहीं करता, वो चाहेगा तो भी नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने मुझे बर्दाश्त कर लिया, हाँ बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, अभी तो आप पहले क्लास में हैं, मैं आपको वर्क देता हूं, उस वर्क को चेक भी करता हूं, आप लिख के लाते हैं, उसे चेक करना है, इसको बर्दाश्त करना कहते हैं। बच्चे बड़े हो गए ना आप लोग, ऐसे कैसे हमसे होमवर्क करवाएंगे? वो बड़ा तेज बनता है, पढ़ा होगा अपनी जगह, कर लिया बीएससी तो क्या है, एमबीए भी कर लिया गलती से तो क्या है, अरे एफसीएस है 10 साल का है और एक्सपर्ट कमेटी में भी है, आईसीएसआई के, एनआईआरसी में फैकल्टी, अच्छा बेस्ट फैकल्टी का भी अवार्ड मिला है तो मिला है। मैं भी क्या कम हूं, मैं भी तो बीएससी पास कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस, मैं क्या कम पढ़ा हुआ हूं? अच्छा चार्टर्ड भी किया हुआ है लंदन से, हमसे होमवर्क करवा लेगा? नहीं, बस थोड़ा सा जो है वो चीजों को वैसे ही पढ़िए जैसे पहले पढ़ते थे। याद कीजिए, स्कूल में होमवर्क करते थे, स्कूल में होमवर्क करते तो आप मुझे बताइए 11 12 सब्जेक्ट पढ़ते थे हम 10th में, सारे सब्जेक्ट याद है ना, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब पढ़ते थे, सब आता था या नहीं आता था? आज 4 पेपर देने रहते हैं तो लगता है कितना बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं, परेशान रहते हैं कि कैसे करें क्या करें। बस हमने अपना टेम्परामेंट बस गलत कर लिया और कुछ नहीं, क्योंकि पावर थोड़े हमारे पास ज्यादा आ गए, लिबर्टी थोड़े हमारे पास आ गए, क्योंकि आपको अब चूज करना है कि आप किससे पढ़ेंगे। पहले ये नहीं था, आप स्कूल जाते थे और आपके कैपेसिटी में था टीचर, सोच के देखिए आप किस टीचर से पढ़ेंगे, आप चूज करते थे या स्कूल जाते थे, स्कूल तय करती थी कि टीचर कौन होगा? बताइए मुझे। आपके पास बस एक ही चीज होता था, जो कहा गया उसको क्या करना है, और स्कूल की जिम्मेदारी होती थी कि हाईएस्ट क्वालिफाइड टीचर को ला करके क्या करे, खड़ा करे, क्योंकि आप उस पोजीशन में ही नहीं है कि कैसे जज कर पाएंगे टीचर को, क्योंकि आप अभी कुछ पढ़े हुए कहां है जो जज करेंगे। तो इसीलिए उस समय हम क्या करते थे, जो बोला गया एक HW एक CW, यस सर बना के लाएंगे, जो आज किया है कल 1 पेज लिख के लाना है, यस सर या यस मैम, कर लेते थे। और सोचिए जब हमने 10th दिया था, उतने सब्जेक्ट दिया था और बर्दाश्त कर लिया था, दे दिया था ना, बीत गया 10th 12th। अब हमारे पास 4 या 8 जो भी पेपर हैं, तो थोड़ा सा इस तरीके को बस फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको कह रहा हूं। इसमें आपका जो है वो कोर्स पूरा होगा, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन कंप्लीट रिवीजन होगा, ये नहीं कि एक चैप्टर का रिवीजन। हम स्टार्ट करेंगे, कोर्स हमारा खत्म होगा, जब कोर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उसके बाद हम एक बनाएंगे अपना पूरा का पूरा शेड्यूल कि इतने 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 3 चैप्टर का रिवीजन आज हम करेंगे, वो आप पढ़ करके आएंगे, फिर हम रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन पेपर सारा कुछ करने के बाद। और जब क्लास खत्म हो जाएगी तो उस समय आपको गूगल ड्राइव में क्लास भी दे दी जाएगी। ऐसा इसीलिए ताकि जब आप घर पे रहें तो घर पे उन क्लासेस को देख सकें। आप देख ही रहे, क्लास टेलीकास्ट भी हो रही है और क्लास जो है वो रिकॉर्ड भी हो रही है, तो यही क्लास आपको जो है वो दे दी जाती है एज इट इज, जो क्लास चल रहा है आपका, और आप उसे घर पे देख सके। लेकिन ये कब दी जाती है, जब क्लास क्या हो जाता है, हमारा खत्म हो जाता है, ताकि घर पे आपको लगे कि मेरा ये चैप्टर क्या हो गया था, वीक था, ये चैप्टर मैंने नहीं किया है, तो आप उसे देख सकें। आपको एक टाइम दिया जाएगा और वो टाइम आपका रहेगा 8:45 टू 9:15। ये 8:45 टू 9:15 में आप मुझे, हर दिन का ये टाइम है, इसमें आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी होगा इसके लिए 93509 43680।
हाफ एन आवर्स का टाइम रहेगा। काइंडली इससे पहले भी नहीं, रात में, इसके बाद भी नहीं। जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई आपने पढ़ा चीजों को, आज आप घर गए, आपको क्वेरी हुई, आज ही आप पूछ लीजिए। कल आपकी मान लीजिए क्लास नहीं, फिर आपकी क्लास कब होगी? डे आफ्टर टुमारो। तो आप तब तक इंतजार नहीं कर सकते, तो आप आज ही क्या करें, कॉल करके पूछ लें। चलिए बाकी बातचीत करते रहेंगे। आते हैं हम जरा किस चीज पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे। मैंने आपको सिस्टम बता दिया। इस सिस्टम में पहले कोर्स हमारी क्या होगी, खत्म होगी। खत्म होने के बाद क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, और हमारा बीच बीच में जो है वो टेस्ट एज इट इज चलता रहेगा। टेस्ट का कॉपी कोई और नहीं, मैं खुद ही उसको चेक करूंगा और उसको आपको वापस दिया जाएगा, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। तो उस कॉपी आपको वापस दिया जाएगा ये लिख करके कि अगर ये आप करते हैं तो मार्क्स बढ़ सकते हो। तो इंडिविजुअली आप कॉपी के साथ मुझसे क्या होंगे, मिलेंगे कि भाई सर ऐसा किया तो हमें इतना ही क्यों आया, और हम क्या कर सकते हैं, हमने तो अपना खून तक इसमें लगा दिया, अब क्या करें। तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ इस तरह को आप क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। क्योंकि गलती से मैं आपके जो है वो आईसीएसआई में एकेडमिक एक्सपर्ट भी हूँ, जहाँ पे क्वेश्चन के पैटर्न, एकेडमिक क्या रहेगा, इन चीज़ों को जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो हम उन चीज़ों को करेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक छुपाने वाला और एक सामने आने वाला। मैंने पहले ही बोला साइकोलॉजिस्ट हूं, इसलिए मैं थोड़ी आपकी बात समझ सकता हूं। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो है कि नहीं हम चीजों को जो है स्किप करते हैं, क्यों, अरे पता नहीं लिखेंगे तो सर क्या बोलेंगे, कितना खराब लिखा है। क्या सोचिए, क्या इसी चीज के लिए हमने सीएस करना शुरू किया है? हमें अपने चीजों को ठीक करना है या एक्सक्यूजेस के साथ बढ़ते चले जाना है? कितने दिन तक हम एक्सक्यूजेस के साथ बढ़ेंगे? कितने दिन तक हम अपना झूठा एरोमा बनाए रखेंगे कि अरे मैं तो चीज नहीं चाइनीज हूं, वो तो मैंने एग्जाम नहीं दिया वरना तो मेरा रैंक लग जाता। टीका लग नहीं रहा है यहाँ पे, और क्या लगा रहे हैं, रैंक लगा रहे हैं। प्लीज इन चीजों से अगर आप बच जाते हैं तो आप चमत्कार कर सकते हैं। ये मैंने खुद में ही देखा था। मैंने आपको बताया साइंस से ग्रेजुएट हूं, आपसे तो ज्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन में था ना जब मैंने सीएस शुरू किया था। साथ में सीएस भी और साथ में चार्टर लंदन से भी कर रहा था। फर्स्ट अटेम्प्ट होता था दोनों में ही और देता था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी करने में। रीजन ये था, पापा ने बचपन में इतना पीटा, अपना सारा गोल्ड मेरे ऊपर ही घिसा था। गलती से मेरे पापा भी गोल्ड मेडलिस्ट थे बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गेस्टेड ऑफिसर थे। तो जब साइंस से वो भी थे, तो ग्रेजुएशन तक जो है, अब क्या बताऊं ग्रेजुएशन तक पिटाई लगी या नहीं लगी, बस समझ जाइए जो हुआ ठीक हुआ। तो उसके बाद थोड़ी आदत सी हो गई थी कि पढ़ाई बस कैसे किया जाए। मुझे जब ऐसे करके टी शेप बन जाता था ना, तो मुझे समझ में नहीं आता था ये टी शेप क्या है, ये डेबिट क्रेडिट के लिए मैं ऐसे देखता था, ऐसा लगता था। और जबकि उससे पहले ऑलरेडी मेरा कैट का रिजल्ट आ गया था, कैट में मेरे 99.25 परसेंटाइल थे। आई गॉट कॉल फ्रॉम 4 आईएम्स। अगर कैट जो है वो आईएम के लिए होता है, अगर आप जानते हो इसके बारे में, तो एसएसबी, सीडीएस, जहां मैं फ्लाइंग ऑफिसर था, जिसे आप लोग पायलट कहते हैं, इंडियन एयरफोर्स, तो कुछ भी चीज करता था तो दिक्कत नहीं होती थी। इसलिए नहीं होती थी क्योंकि वो पिटाई रहती थी साथ में। आप कहेगा सर मतलब हमें पीटोगे, नहीं, पहले पिटाई लगी, बाद में आदत हो गई। शो ऑफ नहीं करता था, छिपाता नहीं था, आज भी नहीं छिपाता। आज भी कहता हूं कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, पढ़ना आता है, पढ़ाना आता है, इसलिए मैं ये काम करता हूं और ये मुझे पसंद है। गेस्टेड ऑफिसर था मैं भी बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में, लीगल हेड एंड कंपनी सेक्रेटरी। मजा नहीं आया तो छोड़ दिया। तो जो चीज सूट नहीं किया वो छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास चॉइसेस थे। आपको भी बस मैं यही कह रहा हूं, अगर आप पढ़े हुए हैं, दिमाग आपका अच्छा है, तो आपके पास चॉइसेस है। यकीन मानिए, डिग्री आपको चॉइस नहीं देता है। आप सीएस सब कर लीजिए और आपको 2 पैसे की अकल ना हो। आप देखिए कितने भी ऐसे कंपनी सेक्रेटरी दिखेंगे आपको जी चाहेगा बस एक तबड़क मारने देता, 1000 रुपए देने को तैयार। उसके एक्टिविटी को देख करके ये सीएस है, छी मुझे तो कभी सीएस नहीं बनना है, ये सीए है, मर जाऊंगा सीए नहीं बनूंगा, मैं कूद जाऊंगा यहां से। कुछ को देख करके, वही जब आप कुछ को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये भी सीए हैं, ये सीएस है जिसको करोड़ों में मिल रहा है, सेतु रमन वगैरह, दे आर गेटिंग 17 करोड़, 17 करोड़। अलग प्रक्विजिट तो अलग है। तो सोचिए उन्होंने क्या किया, देख लीजिए क्वालिफिकेशन, सिंपल सा क्वालिफिकेशन है, आप ही की तरह ग्रेजुएट हैं और सीएस हैं। और अंतर क्या है, एक काम वाली को घर पे रखते हैं तो देखते हैं कितना स्किल्ड है, तो आप में स्किल्ड होना चाहिए। तो इसीलिए चीजों को समझिएगा कंसेप्चुअली, तब जाकर के इसमें रास्ता क्या हो जाएगा आपका, आसान हो जाएगा। जबरदस्ती नहीं पढ़ना है। और मैंने पहले ही बोला, इस 100% का मतलब है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते वक्त आपके दिमाग पे बिल्कुल भी क्या नहीं पढ़ना चाहिए, स्ट्रेस नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर स्ट्रेस पड़ा तो समझिए वो चीज फिर आपको ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं सर स्ट्रेस पड़ रहा है, नहीं, आप जो कोर्स कर रहे हैं वो क्या है,
प्रोफेशनल इन नेचर हैं, तो इसका मतलब है कि एक रीजनेबल लेवल का एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा। या आप कहेंगे सर आपने याद है आपने बोला था 100%, लो सर जरा पास करके दिखाओ तो लग रहा है इस क्लास में बैठे शरीर में जान नहीं है, बिल्कुल शरीर छोड़ दिया, दिमाग भी कहीं और। सर पास करके दिखाना, तो अभी मैं क्या सोच रहे, आप सोच रहे हाँ जाएंगे, पीवीआर का टिकट उसने लिया होगा या नहीं लिया होगा, अरे एक वॉचर भी आया हुआ है, फलाने जगह जाएंगे, ये खाएंगे। टीचर क्या, टीचर का पप्पा जी पास नहीं करा सकता है। बस 2 घंटे पूरे दिमाग और शरीर के साथ रहिए, तब जाकर के ये एस्पेक्ट है। बाकी बात करेंगे कि लिखने का काम कैसे करना रहेगा, सब आपको बताया जाएगा। चलिए, तो पहले हम किस चैप्टर पे आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे। ध्यान से चीजों को सुनिएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारा कहता क्या है, ये कहता है कि हमारे पास जो सामान होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रटिएगा नहीं, प्रॉपर्टी। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? आपके पास जो बैग है, आपके पास जो पेन है, आपके पास जो स्पेक्स हैं, वो आपकी क्या है, प्रॉपर्टी। अगर मैं आपको बोलूं, मान लीजिए मैंने सुपर को बोला, हाँ जी सुपर को बोला कि आप जो है अपना स्पेक्स जो है वो मुझे दीजिए। अब उनके ऊपर है, वो चाहे तो मुझे दे स्पेक्स और चाहे तो ना दे। क्या मैं जबरदस्ती कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग सिविलाइज सोसाइटी में जबरदस्ती किया तो इंडियन पिनल कोड मेरे ऊपर लगेगा, ये मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। मैं इनको कहता हूं ये बैग मुझे देंगे, मुझे काम है, मैं 1 दिन के लिए जो है वो बाहर घूमने जाना चाहता हूं, जैसे पिछले क्लास में आप कहीं घूमने गए थे, वैसे अब मैं घूमने जाना चाहता हूं, तो मुझे ये बैग दे दीजिए, मैं इसमें सामान लेकर के जाऊंगा। अगर मैंने ये व्हाइट को बोला तो इनकी मर्जी है, चाहे तो दे चाहे तो ना दे। ये बोलेंगे सर आपको तो कुछ भी ना दे, क्योंकि आप बहुत बेइज्जती खराब करते हो क्लास में, तो आप तो सोचो भी नहीं कि हम आपको क्या करेंगे, ये बैग देंगे। उनके चॉइस पे है। लेकिन अगर मान लीजिए रेड ने उनसे मांगा कि मुझे दोगी, उन्होंने बोला हाँ तुझे क्या, बिल्कुल बैग भी ले जा, मेरा बुक वगैरह सब ले जा, पढ़ लियो, वैसे भी पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, ले जा तू ही पढ़ लियो। इसका मतलब जो चीज आपका है उस पर आपका राइट है या नहीं है? आप इस राइट को किसी को तब दे सकते हैं जब आपकी क्या हो, इच्छा हो। वैसे ही हम जिस चीज के बारे में बात करें वो हमारा इंटेलेक्चुअल है। अभी ये सारी चीज प्रॉपर्टी है, चेयर वगैरह क्या है, प्रॉपर्टी है, मेरे भी प्रॉपर्टी, ये सब मेरा प्रॉपर्टी हुआ, ये जो भी है ये सामान है ये मेरा प्रॉपर्टी। आप बोलिएगा सर ये कैमरा दे दो ना, हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, ये तो सर 4K कैमरा है, इससे तो मस्त रिकॉर्डिंग होगी, करके लाएंगे। अब मेरे ऊपर है, मैं चाहूं तो ये आपको क्या करूं, दे सकता हूं। आपका मकान आपका प्रॉपर्टी, आप चाहे तो उसमें किसी को रहने दे, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह, नहीं चाहे तो नहीं रहने दे। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम नॉर्मली कहते हैं प्रॉपर्टी, जो होता है टेंजिबल इन नेचर, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगर इंटेलेक्ट से कुछ तैयार किया, आप कहेंगे क्या किया तैयार इंटेलेक्ट से? एक साइंटिस्ट ने कुछ आविष्कार किया, अगर उसने आविष्कार किया तो इसे हम क्या कहेंगे, एक इन्वेंशन कहेंगे। अगर इन्वेंशन किया तो जरा सोचिए, उसने स्वाइन फ्लू से बचने के लिए एक दवाई बनाई, और सारे के सारे लोग मिलकर के, सिप्ला कंपनी, रनवैक्सी कंपनी, डॉक्टर रेड्डी, फाइजर, सब जो है उसे बनाना शुरू कर दें और उसे कोई पैसा ना दे, तो मुझे बताइए 10-12 साल मरमर करके उस बंदे ने जो रिसर्च किया, क्या उसे कोई मोटिवेशन मिलेगा? आज के डेट में सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर पैसा है। आप सुबह निकलते हैं क्लास के लिए, पता चला कभी सुबह से लेकर के शाम तक क्लास के लिए हैं, पता चला कि आप कभी बस पकड़ रहे हैं, कभी ग्रामीण सेवा ले रहे हैं, कभी ऑटो ले रहे हैं, कभी मेट्रो ले रहे हैं या कैब ले रहे हैं। अगर खाना नहीं बना हुआ है तो निकल गए, सोचा कि बिस्किट ही खा लेंगे। ये सारा कुछ आप कर रहे हैं क्या सोच करके? कितने बार ऐसा हुआ कि भाई की शादी या कजन की शादी नहीं अटेंड किया? क्यों? क्योंकि उनके शादी अटेंड करेंगे तो अपना नहीं होगा, कुछ बनेंगे नहीं तो शादी थोड़ा ना होगी। तो सोचा कि छोड़ो भाई, उनकी तो फिर भी हो रही है, अपने का ध्यान दो, वो भी नहीं किया। मतलब इतने सेक्रीफाइसेस आपने किए किस चीज के लिए? ताकि सीएस बन जाएंगे तो क्या मिलेगा, अच्छा जो है वो करियर होगा, अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं बोलूं कि सीएस बनने के बाद आपको 5,000 मिलेंगे, आप बोलिएगा सर बहुत हुआ, जो हमारे पास है हम लुटाना शुरू कर देंगे। लेकिन यही अगर आप सोच करके चल रहे हैं कि मुझे लाखों की सैलरी मिलेगी इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, तो ये मोटिवेशन आपको देता है पैसा या नहीं देता है? पैसा तो इतना मोटिवेशन देता है कि अगर आपको अभी पता चले कि आपके एक मामा जी आने वाले हैं, आप बोलिएगा कि कौन सा ये क्लास इंडिया छोड़ के भागा जा रहा है। लेकिन अगर मामा जी आए और उस समय नहीं रहे तो एक तो आते वक्त जो देंगे वो, और जाते वक्त जो प्रणाम करेंगे वो जो मिलेगा वो नहीं मिलेगा। चलो पहले घर पहुंच जाते हैं। मेरे साथ भी होता था, मेरे मामा लोग जब आते थे तो जब आते थे तो कुछ देते थे, तो उनके आने का बड़ा क्रेज रहता था हमें। और दूसरा, जब वो रहते थे तो भी हमें अच्छा लगता था। क्यों?
उस बीच में पढ़ना कम पड़ता था, नहीं बाकी मजा हमें नहीं चाहिए था, बस पढ़ाई मत करो, बाकी जो करवा लेना है, तो पढ़ना कम पड़ता था इसीलिए। अब हम इंतजार करते रहते थे कि ये जाएंगे कब, क्योंकि आने के समय वाला तो मिल गया, जाने के समय वाले में, और जाने के समय में जबरदस्ती वो लोग इमोशनल हो जाते थे। हम लोगों के साथ थोड़ा ना, हमारे पास इमोशन नाम की तो चीज ही नहीं थी, हमारे लिए तो पैसा, क्योंकि एक बॉल खरीदनी होती थी, कॉस्को की बॉल आ जाएगी, बैट आ जाएगा, ग्लव्स जो भी आ जाए, तो वो मम्मा लोग के साथ इमोशनल हो रहे हैं कि बहन फिर आएंगे, रो नहीं, रोना धोना थोड़ा चल रहा है, हमें हंसी आती थी, वो रोते थे, तो और हम बार बार जाकर के उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, और कम वक्त आपस में इमोशन में लगे हुए, ध्यान ही नहीं दिया। अब ऐसे गले लगे हुए उसमें नीचे प्रणाम कर लिया, कभी कभी तो ऐसे ऐसे भी कर रहे, फिर भी नहीं पता चला, अब क्या करे, तो फिर आगे से जाकर के फिर जो है वो ऐसे प्रणाम करते थे, जैसे ही झुके तब तक बहनदा मत रो, अब हम आएंगे ना फिर अगली बार, हम बोल रहे हैं 2 ही महीने में चले आएंगे, नहीं बाबू तुम लोग बहुत दिन पे आते हो, छोड़ो उनको, बहुत दिन पे नीचे हैं गिरे हुए। कितने बार तो ऐसा होता था कि चींटी तक काट लेते थे ताकि उन्हें महसूस हो कि कोई क्या है, ताकि क्या मिले। तो ये ऐसा मोटिवेशनल चीज होता है कि अगर किसी से मिलना हो तो जरा सोचिए, एक साइंटिस्ट जो सब कुछ छोड़ करके सिर्फ रिसर्च कर रहा है, क्या उसे अपने चीजों का मोनोपोली नहीं मिलना चाहिए? पॉजिटिव सेंस में मोनोपोली, नेगेटिव सेंस में नहीं, कहा बिल्कुल मिलना चाहिए। एक ऑथर ने बुक लिखा, उसने बुक लिखा और सारे लोग फोटो स्टेट कर करके जो है वो यूज कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज बताइए, उस ऑथर को क्या मिला? उसने जो अच्छी बुक लिखी, बहुत अच्छा मूवी बना, और उस मूवी को सब क्या कर रहे हैं, 10-10, 20-20 रुपए में जो है वो तड़प रहा है। कहां पे? लक्ष्मी नगर के मार्केट में 10 रुपए में HD मूवी मिल रहा है पेन ड्राइव में। देखते होंगे, नहीं देखे, ध्यान दिए हैं? मैं जाता हूं तो देखता हूं लगा हुआ रहता है HD मूवी। आप कहिएगा सर आपको हर चीज दिखता कैसे है? तो वही कहते हैं ना, देखिएगा तो हर चीज दिखेगा। आप किसी जगह जाइए, देखिए कि CD जो है वो तड़प रहा होता है, DVD 30 रुपीज में, 20 रुपीज में कितने मूवी, 4 मूवी, कम वक्त करोड़ों रुपए लगे, और उनकी मूवी तड़प रही है कितने में, 30 रुपए में, और वो भी DVD में। अगर आपने देखा वो इसमें 3 ही मूवी है, तेरा वाला नहीं लेंगे, तो वैसा DVD जिसमें 4 मूवी हो, मतलब 5 रुपए एक मूवी के लिए। और अगर ऐसा होगा तो मुझे बताइए, सिनेमा हॉल में कम लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? और उनका जो रियल जो बना हुआ है CD DVD, उन्हें कौन देखेगा? इन चीजों के लिए क्या किया गया, लॉ बनाया गया कि अगर किसी ने मूवी बनाया है तो उसे उस पर प्रोटेक्शन मिले, वो जिस जिस सिनेमा हॉल में चाहे उसमें जाए, वो जो DVD बेचे लोग उसे क्या करें, खरीदे। बुक लिखा गया है तो वो जो है जिस रेट पे बेचना चाह रहा है उस रेट पे क्या हो, बिके, कोई उसका जो है वो कॉपी ना करे। किसी ने सॉन्ग और म्यूजिक बनाया, पता चला किसी ने उसे क्या कर लिया, पायरेट कर लिया। ट्रेडमार्क, आप देखते होंगे कि कोई बिजनेस है, आप जैसे ही किसी भी जगह ये टिक देखते हैं, किस कंपनी की याद आती है? जोर से बोलिए। नाइकी याद आती है। आप कहीं पे भी जो है वो देखते हैं जंप करता हुआ पैंथर, कौन सी कंपनी की याद आती है? पूमा। कहीं लिखा हुआ नहीं है, जंप करता हुआ पैंथर देखा, जो लोगो बना हुआ है, कैसे कोरिलेट कर लिया कि ये कौन सी कंपनी है? पूमा कंपनी है। आपने जो है वो कहीं पे भी सुना कि आओ कुछ तूफानी करते हैं, तो क्या समझते हैं आप? थम्स अप। क्यों? मैंने तो नहीं बोला थम्स अप, मैंने तो बोला आओ कुछ तूफानी करते हैं। डर के आगे जीत है, सब क्लियर है, पागलपंथी भी जरूरी है। ये कहां से? इसका मतलब है कि कुछ तो है इन चीजों में जिसके कारण आपने बिजनेस को क्या कर लिया। बताइए, कहीं थम्स अप वर्ड बोला मैंने, कहीं स्प्राइट बोला, कहीं ये बोला माउंटेन ड्यू। इसका मतलब यही है आपका ट्रेडमार्क। नाम ही सुनिए, ट्रेडमार्क, जो क्या कर रहा है, ऐसा आपको फील दे रहा है कि आप उस बिजनेस को क्या कर ले रहे हैं, उस बिजनेस को आप कोरिलेट कर, उस बिजनेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जरा मुझे बताइए, कंपनी ने इतना मरमर के वो मुकाम हासिल किया कि अगर कोई बोले कि आओ कुछ तूफानी करते हैं, तो इसका मतलब जो है लिम्का नहीं, आप क्या बोलते हैं, थम्स अप। तो इसके लिए वो जो उसका लोगो बना हुआ ऐसे करके जो बना हुआ है, या ये जो टिक लगा हुआ है, इन्होंने टिक लगाया और पता चला कि हमारे व्हाइट ने एक कंपनी बनाई, मस्त एक टी-शर्ट निकाला, 2 टिक लगा करके बेच रहे हैं। लोग इनके कपड़े समझ करके खरीद रहे हैं या नाइक का टी-शर्ट समझ करके खरीद रहे हैं? मुझे बताइए, नाइक कंपनी को नुकसान है या नहीं है? क्या उन्हें इस बात का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कहा बिल्कुल मिलना चाहिए। और हमारे देश में प्रोटेक्शन मिलता कैसे है? क्या बिना कानून बनाए प्रोटेक्शन मिलेगा? पहले किसी चीज को क्राइम बताइए तो सही, तभी जाकर के कोई करेगा तो उसको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। मान लीजिए हमारे इंडियन पिनल कोड में ये लिखा हुआ ही नहीं है कि किसी को चाकू मारना क्राइम है, तो मान लीजिए व्हाइट का मूड खराब हुआ,
बोले सर आपका काम तमाम कर ही देते हैं। आया, एक चाकू पेट में घुसाया, इन्हें पुलिस पकड़ने लगी तो ये क्या कहते हैं कि क्या हुआ, मुझे पकड़ क्यों रहे हो? तो इन्होंने बोला अपने पेट में चाकू क्यों मारा? तो पेट में चाकू मारा तो इन्हें पुलिस कहेगी कि इंडियन पिनल कोड के तहत सेक्शन इसके तहत ये क्या है, क्राइम है। अब मुझे एक चीज बताइए, कितने बार आपने देखा होगा, अभी एक कुछ इंसिडेंट्स हुआ था, 2-3 साल हो गए, उसमें एक 13 ईयर का भी जो है कोई था जिसको जल्दी जो है वो 3 साल में ही शायद उसे छोड़ दिया गया। कुछ इशू था, दामनी या कुछ ऐसे करके नाम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उसमें 13 ईयर का भी एक था जो पर्सन इन्वॉल्व था, उसे सिर्फ 3 साल, वो भी उसे कहां रखा गया, बाल सुधार गृह में रखा गया था और छोड़ दिया गया। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? सारे जज और सारे लोगों ने कहा वी आर हेल्पलेस। क्यों? कहा गया कि लॉ ही नहीं है तो हम इसे 3 साल से ज्यादा का सजा कैसे दे? लिखा हुआ है कि अगर किसी की एज इतने तक है तो कितना भी बड़ा क्राइम कर ले तो उसे हम इससे ज्यादा की सजा नहीं दे सकते, और वो भी उसे कहां रखेंगे? बाल सुधार गृह में रखेंगे, जुवेनाइल होम में रखेंगे। मुझे एक चीज बताइए, क्यों ऐसा किया गया? इसीलिए क्योंकि लॉ में प्रोविजन नहीं था। तो जब तक हम लॉ में प्रोविजन नहीं डालेंगे तब तक हम किसी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। यही वजह है कि इंडियन पिनल कोड में अलग अलग चीज के लिए लिखा गया कि किसी ने किसी को ऐसे धक्का दिया तो कितना सजा मिलेगा, चाकू मारा तो कितना सजा, पहले गला दबा दिया फिर चाकू मारा तो कितना सजा, टुकड़े टुकड़े में काट दिया तो कितने सजा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो किसी को 2 साल की क्यों सजा मिलेगी? सोचिए, किसी को 3 साल की सजा क्यों मिलेगी, किसी को लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट क्यों मिलेगा और किसी को कैपिटल पनिशमेंट क्यों मिलेगा? कैपिटल पनिशमेंट समझते हैं ना, मृत्यु दंड जिसको कहते हैं, फांसी की सजा। इसलिए हमने कहा कि अगर हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है, किन्हें? साइंटिस्ट को, ताकि लोग और ज्यादा क्या करें, इन्वेंशन करें। आप देखते होंगे हमारे देश में बहुत ज्यादा इन्वेंशन नहीं होता है, दवाइयां वगैरह बहुत ज्यादा हमारे देश में नहीं बनती है, बाहर बनती है, और इसीलिए हम उसे खरीदते तो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है दवाइयां। क्यों? क्योंकि वो इंडिया से बाहर का बना हुआ दवाई है, उस पर पेटेंट लगा हुआ है, और पेटेंट का एक हिस्सा किसको जा रहा है? साइंटिस्ट को जा रहा है, तब दवा कंपनी बना पा रही है। कहा तो करें क्या? कहा कि उस दवा बनाने वाले जिन्होंने आविष्कार किया उसे हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो है वो जो दवा बनाया उस पर हम उसको क्या दें, रॉयल्टी दें। किसी ने मूवी बनाया तो उस पर क्या मिलना चाहिए, उसे रॉयल्टी मिलना चाहिए। किसी ने बुक लिखा तो उसे क्या मिलना चाहिए, रॉयल्टी मिलना चाहिए। और ट्रेडमार्क अगर किसी ने बनाया तो पता चला सारे लोग उसी का ट्रेडमार्क लगा करके घूमे, सरा हुआ शूज और उस पर जो है जंप करता हुआ पैंथर, पता चला पैर में पहनेंगे सब पता चलेगा कि ये पुमा का नहीं है, एडिडास का वो बना हुआ है, लिखा हुआ एडिडास। क्या कंपनी को नुकसान नहीं हो रहा है? लोग क्या समझ करके वो प्रोडक्ट ले रहे हैं? एडिडास का लोग पुमा समझ करके ले रहे हैं, तो क्या कंपनी को प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए? कहा कैसे प्रोटेक्शन दे इन चीजों के लिए? कहा ट्रेडमार्क एक्ट बना दो। तो इन्वेंशन को प्रोटेक्शन देना है तो क्या बना दो, पेटेंट एक्ट बना दो। कहा कॉपीराइट किसके लिए बनाओ, बुक वगैरह के लिए, मूवी वगैरह के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं उसके लिए, जो ऐप वगैरह बनता है क्या बना दो, कॉपीराइट एक्ट। कुछ भी पढ़ाया नहीं मैंने, मैं बोल रहा हूं कि ये कंटेंट क्या करेगा हमारा ये जो सेगमेंट है जिसका नाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। कहा ठीक है, आप जब भी ये सिंबल देखते हैं कुछ समझते हैं, इस सिंबल को देख के किसी चीज को कोरिलेट कर पाते हैं? बहुत अच्छा, मैं आर्टिस्ट नहीं हूं फिर भी, क्या ये सिंबल मर्सिडीज का अगर आप ये देखते हैं तो कुछ कोरिलेट कर पाते हैं? ऑडी का, मेरे मुंह से तो ये सब नाम निकलता भी नहीं, गरीब आदमी हूं, निकलेगा भी तो मेरे मुंह से मारुति वगैरह निकलेगा, हुंडई निकलेगा, ये इतनी बड़ी बड़ी मर्सिडीज, ऑडी, इसके स्पेलिंग में हमेशा मुझसे गलती होती है, महंगा होता है ना, इसीलिए सस्ता चीज कितना भी बड़ा रहे गड़बड़ नहीं होता है। अब देखिए मारुति कंपनी ने कार बनाया और मस्त कार के ऊपर ये स्टार लगा दिया, गलत है या नहीं है? इसको आपने कैसे प्रोटेक्ट किया, किस एक्ट के जरिए? ट्रेडमार्क, पढ़ेंगे डिटेल में कैसे कैसे करेंगे, लेकिन इतना सेंस तो आ रहा है कि किसके जरिए करेंगे, ट्रेडमार्क के जरिए। अब जरा मुझे एक चीज बताइए, मर्सिडीज का बहुत अच्छा मॉडल है गाड़ी का, मारुति ने इस बार अपना नाम लिख करके बेचा, हुंडई ने अपना नाम लिख करके बेचा, लेकिन जैसा मॉडल किसका था, मर्सिडीज का सेम मॉडल बना लिया। यह गलत है या बहुत अच्छा है? बोलिए, गलत है तो गलत है, तो उसे प्रोटेक्ट कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? अरे भाई किसी ने बुद्धि लगाया तब ना ऐसा डिजाइन बनाया, या ऐसे ही जय माता दी, ओम नमः शिवाय, अल्लाहू अकबर और डिजाइन बन करके आ गया? प्रोटेक्शन दीजिएगा या नहीं दीजिएगा?
प्रोटेक्शन कैसे दीजिएगा? लॉ बना करके। तब बनाया गया कौन सा एक्ट? डिजाइन। अगर रेफ्रिजरेटर एलजी का है तो उस पे कोई लोकल कंपनी रेफ्रिजरेटर बना करके एलजी नहीं लिख सकती, लेकिन एलजी का वही मॉडल जो है वो लोकल कंपनी ना बना, इसके लिए क्या बनाना पड़ा हमें? डिजाइन एक्ट। शूज पे पुमा लिख करके कोई दूसरी कंपनी नहीं बेच सकती है, लेकिन पुमा कंपनी का जो डिजाइन है वो डिजाइन ना चोरी करे अपना ही नाम दे करके, इसके लिए क्या बनाया हमने? डिजाइन। अगर हम ये कैमरा है, इसका जो स्ट्रक्चर है, सोनी लिख करके कोई कैमरा ना बेचे, दूसरा जिस स्ट्रक्चर का ये है उस स्ट्रक्चर का कोई ना बेचे, इसके लिए क्या बनाया? डिजाइन। तो वो चीज लिख करके बेचना ट्रेडमार्क से प्रोटेक्टेड हो गया, और वैसा सुंदर सा डिजाइन किसमें प्रोटेक्ट हो गया? डिजाइन एक्ट में। केस भी चल रहा है आपका, एप्पल और कार्बन नाम की एक कंपनी है, इनका डिजाइन एक्ट में केस चल रहा है। जैसा पहले नहीं आता था आईफोन, शुरू में जो आया था छोटा वाला थोड़ा मोटा सा, अगर आप लोग को ध्यान हो, बहुत शुरू शुरू का एप्पल याद कीजिए, बहुत पहला पहला मॉडल, बिल्कुल कार्बन ने वैसा ही मॉडल लिखा था। कार्बन, ये नहीं कि वो खाया हुआ एप्पल का सिंबल नहीं दिया, लेकिन वो किसका इंफ्रिंजमेंट था? डिजाइन का क्या था? इंफ्रिंजमेंट। तो हमने एक्ट बनाया। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमारा कहता है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए है, लेकिन एक खास जगह से जुड़ा हुआ है। और खास जगह से जुड़े होने का मतलब क्या हुआ? खास जगह से जुड़े होने का मतलब हुआ कि अगर इस एरिया में ये चीज होगा, आप बनाएंगे तो भी ऐसा होगा, ये बनाएंगे तो भी ऐसा होगा। क्यों? इस क्लाइमेट में ही कुछ ऐसा है। जैसे नागपुर का संतरा, अगर नागपुर में मेरा बागान है तो क्या होगा? वहां के संतरे में, ऑरेंज में खास टेस्ट आएगा। आपका भी नागपुर में अगर बागान है तो आप में भी वो टेस्ट आएगा। लेकिन अगर इनका दिल्ली में है तो क्या दिल्ली में जो है वो संतरा नहीं बनता है, संतरा की खेती नहीं होती है, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो कहां पे होता है? नागपुर में। तो ये है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ऐसे ही आपके सामान है, कोल्हापुरी चप्पल, कांजीवरम सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी, ये सारी चीजें, रामपुरी चाकू, तो ऐसे बड़े सारे चीज आपके हैं। इनको हम किसमें प्रोटेक्शन देते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में। ये नहीं कि यहां पे आपके दिल्ली के बागान में हुआ, आप बोलिएगा ले लो नागपुर का संतरा, नागपुर का संतरा, आप अलाउड नहीं है ये बोलने के लिए। हाँ, लेकिन आपका भी नागपुर में बागान, मेरा भी है, तो दोनों बोलेंगे मस्त। क्या? नागपुर का संतरा, इलाहाबाद का अमरूद, मुजफ्फरपुर का लीची, ये सब क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। तो हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बड़े सारे लॉ हैं, हमें कितने पढ़ने हैं? 5। और इन 5 के जरिए हम इंटेलेक्ट को क्या करने वाले हैं? प्रोटेक्ट करने वाले। और इंटेलेक्ट का मतलब क्या है? अपनी बुद्धि से अगर हमने आविष्कार किया तो कहां प्रोटेक्शन मिलेगा? किस एक्ट का नाम बताइए? किस एक्ट में? पेटेंट एक्ट में। अगर आविष्कार जैसा चीज किया तो, अगर हमने बुक लिखा, हमने मूवी बनाई, हमने कहानी लिखा, हमने कोई आर्टिस्टिक वर्क किया, हमने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, किस एक्ट में प्रोटेक्शन मिलेगा? कॉपीराइट एक्ट में। हमने बहुत सुंदर सा लोगो बनाया, हमने बहुत सुंदर सा डिजाइन बनाया, हमने बहुत सुंदर सा पंच लाइन बोला, कहां प्रोटेक्शन मिलेगा? ट्रेडमार्क में। हमने बहुत सुंदर मॉडल का अपना सामान बनाया, उसको कहां प्रोटेक्शन मिलेगा? और कोई ऐसा चीज है जो वहां के क्लाइमेट के कारण होता है, तो कोई बाहर वाले उसका नाम इस्तेमाल ना करे, इसका प्रोटेक्शन कहां मिलेगा? तो ये हमें 5 चीजों को पढ़ना है। तो 5 चीजों को एक साथ पढ़ेंगे या एक एक करके? ऑब्वियसली बात, एक एक करके। तो हम पहला हमला किस पे करेंगे? पेटेंट एक्ट पे। करें हमला? उससे पहले इसको कॉपी कीजिए। एकदम फटाफट। बस मैंने आपसे अपने क्लास में 1.5 से 2 घंटे मांगे हैं, और इसके बाद घर में 1 घंटा और चाहिए। इसके अलावा कोई टाइम नहीं चाहिए मेरे सब्जेक्ट में। क्लास में जो 1.5 घंटे और घर पे कितने? 1 आवर, बस इतना ही चाहिए। यानी कि वीक में आपसे मैंने मांगे हैं सिर्फ और सिर्फ 7 आवर्स, और आप गारंटी में रहेंगे। बाकी बताऊंगा लास्ट में, मैं बताऊंगा कि क्या क्या आप कैसे करेंगे। पहले थोड़ा पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे।
आपके पास कॉपी नहीं सुपर? बिना हथियार के योद्धा आपके पास भी नहीं? आप लिखिए, फिर बात करते हैं। डन, बढ़े आगे। देखिए पहला लाइन जो इसमें लिखा हुआ है वो ध्यान से देखिए, टू प्रोटेक्ट द अर्निंग एंड प्रोवाइड द मॉनेटरी बेनिफिट टू इंटेलेक्ट। जिसने भी क्या किया है अपने इंटेलेक्ट से, नेक्स्ट से आप लिखने लगिएगा, जितने भी अपने इंटेलेक्ट से क्या किया, किसी चीज को बनाया, उसे क्या मिलना चाहिए? मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए। यानी कि अगर बुक बनाया या कोई भी इन्वेंशन किया तो उसको क्या मिले? कुछ पैसे मिले। जब भी वो दवाई बिके, जब भी वो दवाई बेचा जाए तो उस पे उसको कुछ मिलना चाहिए। जैसे एलईडी, एलईडी तो नया ही आया हुआ है। हमारे समय में, मैं काफी बूढ़ा व्यक्ति हूं आपसे, तो वो येलो कलर का बल्ब होता था, देखा है आपने वो बल्ब वाला? और उस समय ट्यूबलाइट आते थे, बल्ब और ट्यूबलाइट। फिर आया आपका सीएफएल, अगर ध्यान हो तो सीएफएल के बाद आया है एलईडी। ये एलईडी सिर्फ 3 साल पहले आया है, और 3 साल पहले जब ये आया था तो उन्हीं को जो है वो नोबेल प्राइज मिला था, जिन्होंने ये एलईडी जो है वो इन्वेंट किया था। जो भी एलईडी अभी अभी क्यों ये महंगा है, आज के डेट में जो है वो बल्ब क्यों सस्ता है? क्योंकि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, कुछ याद है? हाँ जी, थॉमस अल्वा एडिशन ने। तो बहुत साल हो गए। पेटेंट का एक टाइम होता है, इतने टाइम तक ही आपको जो है वो मिलेगा मॉनेटरी बेनिफिट। तो उनको तो गुजरे हुए जमाने हो गए, तो इसीलिए अब वो चीज सस्ता हो गया, 5 रुपए और 10 रुपए में मिलता है, क्योंकि जो भी बनाना चाहे वो उसे बना सकता है, किसी को कोई रॉयल्टी और परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन एलईडी, चाहे वो सूर्या कंपनी बना रहा हो, चाहे वो आपका जो है सिस्का एलईडी हो, चाहे वो ओरिएंट का हो, चाहे कोई भी बना रहा हो, सबको जो है वो रॉयल्टी पे करना पड़ रहा है। इतने सारे लोगों को राइट किसने दिया? जिसका इंटेलेक्ट, जिसने एलईडी बनाया, जिसने आविष्कार किया, उसने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे उन लोगों को क्या दिया? राइट दिया कि चलो आप बना लो, इतने पीस आप बना लो, लेकिन मुझे इतना देना। करेंगे वो सब बात। मतलब ये कि कौन सा बेनिफिट है ये? मॉनेटरी बेनिफिट टू सर्व एज पावरफुल इन्वेंटिव। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या हुआ? एक कंपनी है, जो सिप्ला कंपनी है, उसने अपने पास 10 साइंटिस्ट को रखा हुआ है और कह रहे हैं कि आप चिंता ना करो, कोई चीज बनेगा या नहीं बनेगा, आप बस लगे रहो, और अगर चीज बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी मैं आपको लगातार सैलरी क्या करूंगा?
देता रहूंगा। मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई ऐसे सामने नहीं आए तो क्या कोई इन्वेंशन होगा? साइंटिस्ट क्या भूखे रह करके करेंगे रिसर्च? तो उनको जो पैसे दे रहे हैं वो कोई ना कोई क्या है, एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो सिप्ला कंपनी है, चाहे वो डॉक्टर रेड्डी है, चाहे वो रेनबैक्सी है। उन्होंने अपने पास कुछ साइंटिस्ट भी रखा हुआ है। एक तो वो जो कहते हैं मैं आपके पास काम नहीं करूंगा, मेरे पास है, आई एम वेल ब्लेस्ड, मेरे पास है पैसे, मैं खुद से क्या करूंगा, रिसर्च करूंगा। और एक एक कहते हैं कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मेरा नेचर ही क्या है, रिसर्च का है, तो मैं आपके पास रहता हूं, मुझे आप पैसे दो, हाँ चीज अगर बन गए तो उसके बाद मुझे जो आपको लमसम देना होगा देना, और इसमें आपका भी क्या रहेगा, रॉयल्टी तय रहेगा। यानी कि साइंटिस्ट को भी मिले और किसको मिले, सिप्ला कंपनी को भी मिले। अब अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कहा कि बिल्कुल। मतलब यही है कि अगर कोई कंपनी ने किसी चीज को बनाया या किसी इंडिविजुअल ने बनाया, दोनों में से जो भी बनाया उसको क्या मिलना चाहिए, मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेट टू क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इंटेलेक्ट। ये बहुत बड़ा बात बोला, ये तो हमें पता ही नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब ही है कि ह्यूमन माइंड और किसका गेम है, ये इंटेलेक्ट का है। चलिए हम किस पे आते हैं अब, पेटेंट पे। तो पहले पढ़ेंगे पेटेंट, फिर आएंगे किस पे, कॉपीराइट, फिर आएंगे ट्रेडमार्क, फिर आएंगे डिजाइन, फिर आएंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और हमारा ये सेक्शन ये खत्म हो जाएगा। जो हमारा एक पूरा यूनिट है जिसमें 5 चैप्टर हैं। देखिए एक चैप्टर है और 5 से इसमें जो है एक्ट दिए हुए हैं। पेटेंट कहा गया कि पेटेंट का मतलब क्या, कहा पेटेंट का मतलब हमें पता है कि कोई अगर इन्वेंशन हो तो उस पर क्या मिलता है, पेटेंट। कहा इन्वेंशन का मतलब, इन्होंने कहा कि इन्वेंशन का मतलब वो है जो चीज नया चीज होता है उसको हम इन्वेंशन कहते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा। कहा कि जो चीज, क्योंकि केस लॉ वगैरह रहते हैं, अगर बात समझी हुई रहेगी बड़े आराम से केस लॉ को लिखिएगा, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स तो लिख दीजिएगा, केस लॉ में फंस जाइएगा। कहा कि पेटेंट के लिए सबसे पहले ये तो बताओ पेटेंट मिलता किस चीज पे है। तो कहा ये भी नहीं पता, पेटेंट इन्वेंशन पे मिलता है, कोई नई दवाई बनाई, एलईडी बल्ब का आविष्कार किया। कहा और क्लियर बताओ, तो कहा कि जो भी चीज इन्वेंशन होगा उस पे मिलेगा। अब कहा इन्वेंशन किसको बोलोगे, तो बोला जो चीज नया है उसको हम क्या बोल देते हैं, इन्वेंशन। इसका मतलब जो है, अगर मान लीजिए कि हमारे रेड ने नया टी शर्ट लिया, इन्वेंशन। क्यों, खरीद के आते हैं दुकान से सामान लाते तो आप नहीं बोलते नया है, हाँ या ना बोलिए। तो नया है ना वो कपड़ा, नया है ना वो चेयर, तो अगर वो न्यू प्रोडक्ट है तो उसको हम क्या इन्वेंशन बोल देंगे। कहा नहीं ये तो नहीं है। तो कहा तो फिर कैसे इन्वेंशन को डिफाइन करेंगे। इन्होंने कहा कि यहां इन्वेंशन का मतलब है, पहले पेटेंट किस पे मिलता है, और इन्वेंशन का मतलब जो चीज क्या हो, न्यू प्रोडक्ट हो। कहा कि न्यू प्रोडक्ट को इन्होंने डिफाइन किया है, और जिस एक्ट में हम होते हैं आपको बताऊंगा जब जेआईजीएल हम लोग पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जिसका मतलब होता है लॉ को कैसे इंटरप्रेट करें। तो कहा गया है कि जिस एक्ट में आप हैं उस एक्ट ने उस डेफिनेशन को जैसे क्या किया है, डिफाइन किया है, आपको उसको उसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मतलब कहा कि हो सकता है कि न्यू प्रोडक्ट, गलत नहीं मैं कह रहा हूं, यह न्यू प्रोडक्ट है, एम आई राइट और रॉन्ग, अगर ये खरीद के अभी मैं लाया हूं तो जल्दी बोलिए। अगर मैंने बोला दिस इज अ न्यू चेयर, राइट या रॉन्ग। अगर मैंने नया खरीद है, दिस इज अ न्यू क्लोथ्स, अगर नया खरीदा है, दिस इज अ न्यू क्लोथ, राइट या रॉन्ग, राइट। अब अगर मैं बोलूं यहां पे न्यू प्रोडक्ट, तो इन्होंने बोला कि ये राइट और रॉन्ग नहीं होगा। तो ये राइट रॉन्ग कौन तय करेगा, कौन तय करेगा, कौन सा लॉ, पेटेंट एक्ट 1970, वो बताएगा कि हमारे अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट का क्या मतलब है। हमने बोला कोई बात नहीं, बता दो, क्योंकि हमें तो जानना था पेटेंट किस चीज पे मिलेगा, क्योंकि हमें तो पेटेंट लेना है। तो कहा पेटेंट उस चीज पे मिलेगा जो क्या कहलाता है, इन्वेंशन। कहा इन्वेंशन मतलब तो जो चीज क्या हो, न्यू प्रोडक्ट हो। और कहा कि न्यू प्रोडक्ट का मतलब, तो कहा जिसमें ये दोनों चीज होंगी वो क्या कहलाएगा, हमारा न्यू प्रोडक्ट कहलाएगा। कौन कौन सी दो बातें, कहा पहला उसमें क्या होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कोई बात नहीं है, दिमाग पे मैंने पहले बोला स्ट्रेस नहीं देना है, कहानी आप सुन रहे हैं। कहा कि दो चीजें हो जाए तो, कहा सर स्ट्रेस तो पड़ा, ये इन्वेंटिव स्टेप्स क्या है, तो अभी मत स्ट्रेस डालिए, बस उन्होंने बोला इसलिए मैंने भी लिख दिया। किन्होंने बोला, पेटेंट एक्ट
1970 ने कहा कि न्यू प्रोडक्ट का मतलब है जब उसमें दो चीज होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, न्यू प्रोडक्ट है। कौन कौन सा दो चीज, पहला उसमें क्या होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, और कहा दूसरा, कहा कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कहा थोड़े आसान शब्दों में बताओ ना, और कहा ये दोनों होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। कहा दोनों का दोनों होना चाहिए, क्योंकि यहां एंड लिखा हुआ है और एंड का मतलब होता है दोनों चीज। अगर और लिखा रहता तो क्या मतलब होता, एक। अगर इन्वेंटिव स्टेप्स हो गया तो भी वो क्या कहलाएगा, न्यू प्रोडक्ट। और अगर इनकेपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो जाता तो भी क्या कहलाता, न्यू प्रोडक्ट, बशर्ते वहां एंड की जगह क्या लिखा होता, और। लेकिन यहां लिखा हुआ क्या है, एंड। तो अगर किसी चीज में दो चीज मिल जाए, कौन कौन सा चीज, इन्वेंटिव स्टेप्स और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, न्यू प्रोडक्ट। और अगर वो न्यू प्रोडक्ट है तो वो क्या है, और अगर वो इन्वेंशन है तो उस पर हमें क्या मिलेगा, पेटेंट। बाकी बात तो बाद में ना कि पेटेंट मिलता कैसे है, पहले पेटेंट मिलेगा किस चीज पे, किसके लिए हम नियम पढ़ रहे हैं, पेटेंट कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, पेटेंट कैसे वॉलंटरली किसी को देंगे, उस पे पैसे कैसे मिलेगा, इन्फ्रिंजमेंट कैसे कहलाएगा। कह रहे इतनी बात तो तब ना, बच्चा तो पहले आ जाए, तब ना बच्चा कहां पढ़ेगा, किस कैसे बड़ा होगा, उसकी शादी किससे होगी, कहां रहेगा। तो वही पहले हमें पेटेंट का ही पता नहीं, तो हम जाने कैसे कि पेटेंट लेते कैसे हैं, पेटेंट होता कितने दिन के लिए है, पेटेंट कैसे किसी को दे सकते हैं, पेटेंट पे हमें कैसे जो मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। तो कहा पेटेंट मतलब इन्वेंशन, इन्वेंशन मींस न्यू प्रोडक्ट, और न्यू प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सा चीज, इन्वेंटिव स्टेप्स और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब चलिए, कहा इन्वेंटिव स्टेप का मतलब क्या है, तो कहा इन्वेंटिव स्टेप्स का मतलब है कि कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा चीज जो ऑब्वियस ना हो, लोगों के लिए क्या ना हो, ऑब्वियस ना हो। थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कीजिएगा, बस इतना ही पढ़िए, कितना, ऑब्वियस टू अ पर्सन। दिख रहा है, क्लियर है। कह रहे हैं ए फीचर दैट मेक द इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन, यानी कोई भी ऐसा चीज, ऐसा फीचर, फीचर तो समझते हैं क्या होता है फीचर, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी, आसान शब्दों में जिसे गुण कहते हैं, या जिसमें जो क्वालिटी, उसी को हम क्या कहते हैं, फीचर कहते हैं। आपके मोबाइल के क्या क्या फीचर हैं, इस कैमरे के क्या क्या फीचर है। तो कहा कि कोई भी ऐसा फीचर, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो लोगों को जो है वो पता नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, अगर ऐसा है तो कहलाएगा कि इसमें क्या है, इन्वेंटिव स्टेप है। लेकिन ऐसा जब हुआ तो देखिए समस्या क्या होगी। इसका मतलब अगर ये चीज है तो वो इन्वेंशन हो गया ना। अगर उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स है तो इन्वेंटिव स्टेप्स का मतलब क्या है कि भाई उसमें क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा चीज जो किसी को पता ना हो, तो वो हो गया इन्वेंटिव स्टेप। और इन्वेंटिव स्टेप है तो क्या हो गया, न्यू प्रोडक्ट, और न्यू प्रोडक्ट है तो इन्वेंशन, और इन्वेंशन है तो उस पर क्या मिलेगा आपको, पेटेंट। अब सुनिए जरा एक बात, मैं अपनी नानी की कहानी सुना रहा हूं। मेरी नानी अपने नानी मतलब घर से कहीं बाहर नहीं गई थी, क्योंकि मेरे नानी का ससुराल और मायका एक ही जगह था, क्योंकि उनके पापा के कोई बच्चे नहीं थे, एक्सपायर हो गए थे, तो नानी वहां ही रह गई। मेरे नाना जी नानी जी के घर में बस गए। नाना जी को बहुत फायदा हो गया, एक तो उनको अपनी प्रॉपर्टी थी, दूसरी मेरी नानी जो है वो गलती से कुछ ज्यादा ही धनवान थी। मेरे अलावा मेरे सारे जानने वाले बड़े अमीर हैं, बस सिर्फ मैं ही गरीब हूं। तो नानी को तो जो था नाना जी को भी ज्यादा चीज मिल गया। तो नानी वहीं रहती थी, हम लोग को जब जाना होता था हम नानी से मिलने वहीं जाते थे। उनके बड़े सारे बगान वगैरह, बहुत कुछ, आम का अलग बगान, बेर जो होते हैं, सुना है बेर आप लोगों ने, काटे काटे जिसमें होते, सरस्वती पूजा के समय वो होता है फरवरी में, तो बेर का भी अलग बगान, और अलग अलग तरह के बेर, इतने छोटे वाले मीठे से लेकर के इतना बड़ा लगता था जैसे बेर नहीं ये एप्पल है, ऐसे ऐसे क्वालिटी के चीज होते थे। आम ही है तो इतने क्वालिटी का, वो क्वालिटी आप लोगों ने यहां देखा भी नहीं होगा, हम लोगों ने भी नहीं देखा था। तो हम लोग सब वहां जाते थे, वो कभी बाहर नहीं निकली थी। और ये उस समय की बात है जब मेरे नानी घर में लाइट्स वगैरह नहीं था, यानी कि कहीं बिजली नहीं पहुंची थी। आज भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया है जहां पे बिजली पहुंची हुई नहीं है। एक बार जब वो बीमार पड़ी तो वो इलाज के लिए पटना आई, उस समय मैं पटना में रह के पढ़ाई करता था। तो नानी को हार्ट अटैक आया था, फॉर्चुनेटली बच गई, ठीक हो गई। तब उन्होंने कहा कि मुझे पंकज के घर जाना है, क्योंकि मैं उस समय आप लोग जैसे अभी रहते होंगे, जो बाहर वो पीजी में रहते होंगे, तो मैं भी रहता था। तो वो मिलने के लिए आई, तो वहां पे उन्होंने दो चीजें देखी। एक उन्होंने बड़ा सा ट्यूबलाइट देखा था, नहीं होता था पहले बड़े वाले ट्यूबलाइट, तो वो ट्यूबलाइट देखी।
और उस समय डेस्कटॉप चलता था, मतलब उस समय लैपटॉप नहीं था, तो मेरे पास डेस्कटॉप था और उसमें हार्ड डिस्क जो था वो 4.3 जीबी का था। अंदाजा लगाई कितनी पुरानी बात होगी। एंड दैट वाज द लेटेस्ट कंप्यूटर। 16 एमबी का उसका रैम था, 16 एमबी। और हार्ड डिस्क जो आज के समय में 1 टेराबाइट होता है वो 4.3 जीबी का था। तो मैं भी उस समय थोड़ा यंग था, तो उस पर एक स्क्रीन सेवर लगा दिया था। वो स्क्रीन सेवर था जिसपे तितली मंडरा रही है। आप कुछ नहीं करेंगे, आइडल छोड़ देंगे तो सिस्टम में जो स्क्रीन सेवर होता है वो आने लगता है, तो तितली दिख रही है और फूलों पे मंडरा रही है। मेरी नानी ने ये देखा और ठीक होकर के वापस अपने घर गई। जब वो अपने घर गई, यानी कि जब अपने गांव वापस पहुंची, तो उनसे मिलने के लिए उनकी सहेलियां आई, हालचाल जानने के लिए। और जब हालचाल जानने के लिए आई तो उन्होंने बतलाया कि पता है, मेरे पंकज के घर में एक ऐसा लठ है जो दूध जैसा रोशनी देता है। जरा सुनिए उनका एक्सप्रेशन। एक ऐसा लठ है, लठ समझते हैं, लाठी को कहते हैं, स्टिक को, जो कैसा रोशनी देता है, दूध जैसा। वो जो ट्यूबलाइट की रोशनी थी और वो व्हाइट रोशनी जो दे रहा था, उसको उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया। इसका मतलब मेरे नानी और मेरे नानी के सहेलियों के लिए क्या वो चीज ऑब्वियस था? हां या ना? नहीं था। तो ए फीचर दैट मेक द इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन, तो मेरी नानी और मेरे नानियों के सहेली के लिए तो ऑब्वियस नहीं था। इसका मतलब उसमें क्या है? जल्दी बोलिए। इन्वेंटिव स्टेप्स, मतलब उनका पंकज जो है वो क्या हो गया? साइंटिस्ट हो गया। इन्वेंटिव स्टेप्स है, इसका मतलब वो न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट का मतलब इन्वेंशन, और इन्वेंशन का मतलब उस वो पेटेंट किसके नाम से? ट्यूबलाइट का पेटेंट अगर मेरे नाम से होता तो मैं यहां जलता हुआ दिखता आपको? अब देखिए अगला उन्होंने चीज जो एक्सप्लेन किया अपनी सहेलियों को, कि मेरे पंकज के घर में एक ऐसा बक्सा है, क्योंकि उस समय जो कंप्यूटर के स्क्रीन होते थे ना, वो बड़े वाले स्क्रीन होते थे। अगर आपने पुरानी टीवी देखी होगी पहले, वो फ्लैट जैसा नहीं आता था। ये देखिए, अभी तो ये है ना स्क्रीन, ऐसा नहीं होता था। वो बड़ा सा, उसको कैथोड रे वाला स्क्रीन कहते थे, डब्बा जैसा। तो वो कह रही कि एक ऐसा जो है वो डब्बा है जिसके भीतर तितली और फूल है, और तितली कहीं नहीं जाती है, उसी जगह रहती, उसी डब्बे में घूमते रहती है। क्या मेरे नानी और उनके सहेलियों के लिए वो कंप्यूटर ऑब्वियस था? तो इसका मतलब उसमें क्या था? और अगर इन्वेंटिव स्टेप्स था तो वो क्या हुआ? और न्यू प्रोडक्ट है तो इसका मतलब वो क्या है? और अगर इन्वेंशन है तो उस पर क्या मिलेगा? यानी कि कंप्यूटर का पेटेंट मेरे नाम से, उनके पंकज के नाम से। काश ऐसा होता, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। तो इसका मतलब लॉ ने झूठ लिखा हुआ है? नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे रेड। अंतिम वर्ड पे आइए जरा, यहां पे एक बार बिल्कुल लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑब्वियस टू अ पर्सन, उसके बाद हाँ जी, स्किल्ड इन दैट। अगर कोई आईआईटी का इंजीनियर है, उसे भी नहीं पता है ये चीज। कोई कंप्यूटर में इंजीनियरिंग किया हुआ है और उसे भी नहीं पता है ये चीज। सोचिए ना, लाइट के बारे में तो बड़े सारे लोगों ने पढ़ा था, लेकिन ये एलईडी उनके लिए भी नया चीज था। तभी ये क्या कहलाएगा? इन्वेंटिव स्टेप्स कहलाएगा। इसका मतलब अगर इन्वेंटिव स्टेप्स है तो वो क्या हुआ? न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट तो इन्वेंशन, इन्वेंशन है तो उस पर क्या मिलेगा? पेटेंट। अब जरा सुनिए दूसरा एस्पेक्ट, कैपेबल ऑफ व्हाट। कहा ये लिखने की क्या जरूरत थी? कितना अच्छा, तो एक चीज से काम चल जाता कि अगर किसी प्रोडक्ट में क्या है? इन्वेंटिव स्टेप्स है, तो ऐसे केस में उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते कि इस पे इन्वेंशन है, इस पे क्या मिलेगा? पेटेंट मिलेगा। अब देखिए दूसरा चीज क्यों देना पड़ा वो जरा देखिए। ये भी सच्ची कहानी सुना रहा हूं, मेरी दुख भरी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। ये बात उन दिनों की है जब मैं बहुत छोटा था, पापा मम्मी के साथ ही रहता था। हम 3 भाई बहन, तीनों जिंदा हैं, भगवान की कृपा है। तो ये थे इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बात पुरानी है। तो पापा गेस्टेड ऑफिसर थे। तो आप सुनते होंगे या देखे होंगे कि जो मतलब सरकारी बंगला वगैरह होता है, क्वार्टर वगैरह होता है, थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, येलो कलर का बड़ा सा बंगला होगा। उसमें जो है वो थोड़ा आप गार्डनिंग भी कर लीजिए, दिस दैट सब कुछ कर लीजिए। तो दोपहर में पापा ऑफिस गए, हम स्कूल से जब आ गए तो बताया ना, पढ़ने के अलावा हमसे जो करवा लीजिए। पापा पीटे नहीं होते तो शायद अंगूठा छाप ही रहते। तो पापा ऑफिस गए तो मम्मा तो अपनी है, पापा बस पढ़ाए ना। पापा मीन्स अमरीशपुरी, मम्मा मतलब निरुपमा राय। कुछ भी होगी तो खुद रो लेगी और कुछ भी होगा तो पापा रुला देंगे। तो पापा ऑफिस, तो हम दोपहर में तीनों जो है वो भटक रहे हैं भीतर ही। अब मम्मा को दोपहर में सोने की आदत, और मेरी मम्मा अगर दोपहर में सोई है और आपने उन्हें जगा दिया
मतलब बिना जो है वो नींद पूरा हुए तो उनके सर में दर्द हो जाता है, और उसके बाद जो घर में होगा, कांट इमेजिन, नो आइडिया कि क्या होगा। खाना तो आप सोच नहीं सकते कैसा बनेगा, बनेगा तो जरूर, लेकिन जो बनेगा वो फिर आप दोबारा नहीं खा पाएंगे, कि ऐसा खाना फिर ना मिले। तो हम लोग बस इसीलिए तीनों लगे रहते थे कि कोई मम्मा को आकर के दोपहर में उठा ना दे। और कुछ आंटी होती थी जो पूर्ण बेरोजगार होती थी, उनका काम ही होता था दोपहर में भटकना, भटकते रहना हर घर में। अब हम करें क्या, कोई अगर नॉक करता तो बड़ा सा ग्रिल था, इतने जोर से आवाज होता था कि मम्मा का नींद टूट जाएगा, और हमें नॉक करने से पहले रोकना रहता था। तो जैसे ही हमने देखा, और ग्रिल के नीचे थोड़ा सा कटा हुआ रहता तो उससे पैर दिखता था, और हम पैर देख करके समझ जाते थे कि ये कौन सी वाली आंटी है, डोंट टेक इट अदरवाइज। बस आदत हो गई थी, तो हम जो है वो पैर देख करके समझ जाते थे कि ये जो है वो कौन सी आंटी है। उरी, ये आंटी आ रही है, मम्मा भी सोई हुई है, मम्मा 3 बजे उठेगी, मम्मा जब उठेगी तो हम आपको आवाज दे देंगे, तब आप आ जाइएगा। वो जो इससे पहले नॉक करेगी, मम्मा का चमचा सब, ये लोग पहरेदारी करते रहते हैं। हमारा बच्चा सब है, दिन भर सोने नहीं देता है, और इनका देखो, इसका भी उन्हें खुन्नस रहता था, क्योंकि उनके बच्चे जब उन्हें सोने नहीं देते तो सोचते थे अच्छा बच्चा घर में मरे, चल हम कहीं भटकते हैं। अब वो तो चली गई जो खतरनाक वाली थी। थोड़ी देर में बहन भी थक जाती थी, सबसे छोटी थी, वो भी मम्मा के बगल में सो जाती थी। मैं और मेरा भाई जिन की तरह, भूतों की तरह, अब करे तो क्या करे। तो मैं क्या करता था, या दोनों कोई भी, किचन में गए, थोड़ा पानी लिया, फ्रिज खोला, थोड़ा दूध डाला, थोड़ा उसमें दही दिखा, थोड़ा दही डाल दिया, फिर ग्लूकोन डी दिखा, वो डाल दिया, रसना दिखा, थोड़ा रसना डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा नींबू डाल दिया। अब सब कुछ करने के बाद मिला दिया। मैंने तो पहले ही बोला कि करे तो क्या करे, काम नहीं मिल रहा है। और आप तो समय मैंने बता ही दिया, आप बोलते पढ़ते सर बैठ करके, तो बोला कुछ करवा लो, पढ़ाई क्या करके, छोड़ करके। सब कुछ करने के बाद मिलाया, और अगर मैंने मिलाया तो मैं अपने भाई को बोलता था ले पी, और भाई ने बोला तो वो मुझे क्या बोलता था, ले पी। मुझे एक चीज बताइए, वो खाने का आइटम, खाना वगैरह के सेंस में एक्सपर्ट कौन है, एक दो नाम बताइए जो स्किल्ड पर्सन है। संजीव कपूर, और भी कुछ कुछ नाम आते हैं, है ना, बहुत सारे। तो संजीव कपूर का नाम तो सबने सुना है। मुझे एक चीज बताइए, संजीव कपूर को यह टेस्ट कराया जाए, क्या उन्होंने आज तक यह टेस्ट कभी लिया होगा, हाँ या ना? अगर वो टेस्ट नहीं लिया तो जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, ए फीचर दैट मेक्स द इन्वेंशन व्हाट नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन। तो संजीव कपूर इज एक्सपर्ट and skilled in what? In food and food items, but still he has never taken this kind of taste. तो इसका मतलब है इन्वेंशन। हम दोनों भाइयों ने इन्वेंटिव स्टेप किया, इसका मतलब न्यू प्रोडक्ट हुआ, इन्वेंशन हुआ, और हमें क्या मिलेगा, मम्मा सो के उठेगी, पापा ऑफिस से आएंगे तो हमें पीठ थपथपाएंगे कि वाह बेटा, नालायक बेटा, क्या ले लिया, पेटेंट ले लिया। होना तो चाहिए, कहा बिल्कुल होता। अगर क्या नहीं होता, ये एंड नहीं होता, तो आज मैं आपके बीच नहीं होता। हम दोनों भाई कब का क्या ले लिए होते हैं, वो जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी में नहीं रहता, मैं यहां आपके बीच में नहीं रहता, हमारे नाम से पेटेंट होते। यहां लिखा हुआ है कैपेबल ऑफ व्हाट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसका बड़ा सिंपल मतलब है कि उसका ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, और वो जो है वो कहां बनाया जा सके, इंडस्ट्री में बनाया जा सके। अगर वो बनाने लायक चीज नहीं है तो भी पेटेंट नहीं मिलेगा। और अगर उसका ह्यूमन बीइंग के लिए कोई इस्तेमाल नहीं है, इस्तेमाल का मतलब हमेशा जो है लीगल इस्तेमाल होता है, इलीगल नहीं। तो अगर उसका जो है वो कोई राइटफुल या लीगल यूज नहीं हो सके तो उस पर क्या नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि पेटेंट कब मिलेगा, तो आप बोलिएगा सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, वो इन्वेंशन होना चाहिए। और इन्वेंशन के लिए आप क्या बोलिएगा कि वो क्या होना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए। और न्यू प्रोडक्ट के लिए उसमें कितनी बातें होनी चाहिए, 2 बातें, पहला इन्वेंटिव स्टेप्स और दूसरा कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अगर आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आता है यहां से, तो कैसे आता है वो सुनिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेटेंटेबल इन्वेंशन, 3 मार्क्स के लिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेटेंटेबल इन्वेंशन, कुछ नहीं लिखना है, बस सेम चीज को आपको कट कॉपी पेस्ट करना है, और आपके 3 मार्क्स पूरे रहते हैं। क्लियर है ये चीज? तो अगर हम कभी भी बात करेंगे कि इस चीज पे पेटेंट मिलेगा या नहीं, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि वो इन्वेंशन है या
नहीं। और इन्वेंशन है या नहीं उसके लिए क्या देखिएगा, वो न्यू प्रोडक्ट है या नहीं। और दो चीज देख लीजिए, उसमें इन्वेंटिव स्टेप है और वो क्या है, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तभी उस पर पेटेंट मिलेगा। क्लियर है ये बात? लिखिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाक से कीजिए, लिखिए फिर बात करते हैं। पहले आप डन कीजिए। डन। डन। चलिए, तो हमने बेसिकली अभी सिर्फ क्या देखा है, पेटेंट एक्ट हमने शुरू किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हमें कितने एक्ट पढ़ने हैं, 5। हमने किस पे हमला किया, पेटेंट। पेटेंट में बड़े सारे बात हमें जानने होंगे, जैसे पेटेंट है क्या, किन किन चीजों पे पेटेंट नहीं मिलेगा, पेटेंट कैसे मिलता है, पेटेंट लेने के बाद कैसे हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ये सारी बात जाननी है। तो जानने के लिए हमने सबसे पहले बस इतना जाना है कि पेटेंट है क्या। अब अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज में क्या मिल जाए, हमें इन्वेंटिव स्टेप्स मिल जाए और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेटेंट कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशन होंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने बहुत आपसे यही रिक्वेस्ट किया कि बस मुझे क्लास में आपके 100% चाहिए, फिर मेरा 100% आप ले लीजिए, एकदम मत कहीं कुछ और सोचिएगा। वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। कुछ नहीं, कोई कहीं नहीं भागेगा, हर कोई वहीं रहेगा, काम यही आना है आपके, बड़े ध्यान से बस सुन लीजिएगा। अब कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी चीज में इन्वेंटिव स्टेप्स है और वो क्या है, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, अगर ये दो चीजें होने के बाद क्या कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पे उस पे पेटेंट नहीं मिलेगा? ये मैंने बस क्वेश्चन रेज किया है, हां या ना मैं नहीं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन मैंने एक रेज किया है कि अगर किसी चीज में क्या है, इन्वेंटिव स्टेप है और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, क्या उसके बावजूद भी कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि हमें पेटेंट ना मिले? हाँ, अभी तक के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप चलिएगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर नहीं, अगर कोई भी चीज क्या है हमारा, उस पे अगर क्या मिला हुआ आपका इन्वेंटिव स्टेप्स है और वो क्या है, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो आप कहिएगा सर यही तो हमने पढ़ा है, अगर ऐसा है तो उस पे क्या मिलेगा, हमें पेटेंट मिलेगा। तो अब देखिए हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो ये कि कुछ ऐसे भी सिचुएशन होते हैं जो इन्होंने कहा कि लॉ के क्या हो, अगेंस्ट हो। अगर कोई चीज है वो लॉ के अगेंस्ट है, तो क्या मुझे बताइए उस पे पेटेंट मिलना चाहिए? क्योंकि पेटेंट का मतलब क्या है, हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं, मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं। मतलब जो चीज ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए खराब है उस पे हम उसको प्रोटेक्शन दे कि इस वाले से तू ही लोगों को मारना इस तरीके से,
और अगर कोई और इस तरीके से मारा तो वो तुझे पैसे देगा तब मारेगा? कहा नहीं। इतना तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि अगर कोई चीज क्या हो, अनलॉफुल हो, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए वो सही नहीं हो या अनइथिकल हो, तो उस पर पेटेंट नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि हम किसी तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किसी दूसरे एक्ट से प्रोटेक्शन दे दे तो, जैसे मूवी पे मिलेगा पेटेंट? बोलिए मुझे जल्दी, क्या बुक पे मिलेगा पेटेंट? क्या आपने कोई जो है वो गाना बनाया, आर्टिस्टिक वर्क किया, तो उस पे मिलेगा पेटेंट? क्यों? उस पे क्या मिलता है? आपने बहुत सुंदर लोगो बनाया, आपने बहुत सुंदर पंचलाइन बनाया ना आपने पंचलाइन, आओ कुछ तूफानी करते हैं, ले लीजिए इस पे पेटेंट। इस पे क्या मिलता है? इसका मतलब यह है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो अलग अलग एक्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो जिस चीज पे हमें कॉपीराइट मिलता है उस पे क्या पेटेंट मिलेगा? तो अगर हमसे बोले कि बताइए किस किस चीज पे जो है वो पेटेंट नहीं मिलेगा, तो दो तरह की बातें होंगी। यहां बात को ध्यान से समझिएगा, रट्टा मत मारिए। बात दो तरह की आएगी। कौन सी बात? पहली, जो चीज लॉ के क्या है, अगेंस्ट है, भले उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स है, भले वो क्या है, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, या तो वो लॉ के अगेंस्ट है या अनइथिकल है। अनइथिकल समझते हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन आज के हमारे सोसाइटी को जो है वो सूट नहीं करता है, वही कहलाता है अनइथिकल। अनलॉफुल और अनइथिकल में अंतर होता है। अगर मान लीजिए कि आप जो है वो क्लास में किसी भी तरीके से जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कहा यह अनलॉफुल नहीं है क्योंकि इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ नहीं है। हाँ, अनइथिकल है क्योंकि हम कहते हैं कि क्लास में सिर्फ इंटरेक्शन किसके साथ? टीचर के साथ। तो अनइथिकल। आप किसी को नमस्ते नहीं बोले, आपसे जो बड़े हैं मोहल्ले में, नमस्ते नहीं बोले, अनलॉफुल नहीं है। कहीं इंडियन पिनल कोड में नहीं लिखा है अब कि अपने से बड़े को नमस्ते नहीं बोला या मामा आए प्रणाम नहीं किया तो आपको जो 2 साल की जेल, कहा नहीं। लेकिन ये क्या है? अनएथिकल है। तो यही, अगर कोई चीज अनएथिकल है या क्या है, इलीगल है, तो उस पे क्या नहीं मिलेगा। और दूसरा, अगर उस पे किसी दूसरे जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अकॉर्डिंग हम क्या दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जैसे अगर हम उसे कॉपीराइट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो क्या उस पे पेटेंट मिलेगा? बुक पे कॉपीराइट मिलता है, इसका तो बुक पे मिलेगा पेटेंट नहीं। मैंने आपको बताया कि यही दो तरह के सिचुएशन है जिसमें जो है वो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। अब उसी का ये आपके सामने क्या है, लिस्ट है। लेकिन इस लिस्ट में एकदम ध्यान से पहले मुझे बताइए, जो कैटेगरी होगा वो कौन सा होगा? या तो अनलॉफुल या अनइथिकल, और दूसरा या तो किसी दूसरे एक्ट में ऑलरेडी हम उसको क्या दे रहे होंगे, प्रोटेक्शन दे रहे होंगे। अब देखिए पहला, इट इज यूज इन कॉन्ट्ररी टू लॉ और मोरालिटी। क्लियर है? लॉ के क्या है, अगेंस्ट है। आपने बहुत अच्छा तरीका ढूंढा, क्या? किसी को जान से मारने की, तरपा तरपा के मारने की। और इतना अच्छा वो तरीका है कि दाऊद को भी नहीं पता है। एक्सपर्ट सुने ना दाऊद का नाम, बोलना भी नहीं चाहिए सब नाम वैसे। दाऊद, छोटा सिकिल, क्योंकि सुन रहे भारत आने वाले हैं और पहला निशाना मेरा ही। छोटे छोटे मेरे, नहीं छोटे छोटे नहीं, सिर्फ छोटे, एक बिटिया है। लोग बोलने में नहीं बोलते छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। तो दाऊद को भी नहीं पता है कौन सा तरीका, तरपा तरपा के मारने का ऐसा तरीका जो मैंने मान लीजिए सोचा। तो क्या पेटेंट मिलेगा मुझे? क्योंकि वो क्या है, लॉ और मोरालिटी के क्या है, अगेंस्ट है। कहा गया कि उस पर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। देखिए मैंने आपको जो बोला वो ध्यान से सुनिएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी, या तो लॉ के क्या है, या हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा, मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। और दूसरा कैटेगरी क्या है कि किसी न किसी दूसरे एक्ट में हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा किसके अकॉर्डिंग आया? अरे भाई हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अच्छा है, लॉ के अगेंस्ट है, पब्लिक एट लार्ज के लिए अच्छा है। इस तरह के चीज पे पेटेंट लेना कि तरपा तरपा के मारने वाले चीज पे, कहा नहीं। तो इस पे क्या नहीं मिलेगा, पेटेंट नहीं मिलेगा। दूसरा, ओनली डिस्कवरी, चीजों को खोज लेने पे जो है वो पेटेंट नहीं मिलता है। सामान घर में खो गया है, आपने ढूंढ के दे दिया, तो इसमें पेटेंट लेंगे? कहीं तो मजाक हो गया, तब तो सबके घर में सामान ही गुम होते रहते और हर दिन लोग क्या लेते रहेंगे। कहा ढूंढना जो है वो पेटेंट नहीं कहलाता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है उस पर क्या होना चाहिए, नया चीज होना चाहिए जो किसी को पता, और वो कौन लोग हों, जो उसमें क्या हो, स्किल्ड हो। मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग, जो मैंने और मेरे भाई ने बनाया, दो और दो से ज्यादा चीजों को बस क्या कर लिया, मिक्स कर लिया। दोनों चीजों का एग्जिस्टेंस, बस दो चीजों को क्या कर लिया,
मिक्स करके सामने वाले को क्या कर दिया, दे दिया। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट पे मिलता है प्रोटेक्शन, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्या नहीं मिलता है, पेटेंट, कॉपीराइट मिलता है। जैसे मेरे ही जो है वो नोट्स, मेरे ही जो है वो बनाए हुए पीपीटी, और ये कहा कि इसको अगर मैं खास तरीके से अरेंज करूं तो कहा मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉपीराइट। हमारा कैप्शन क्या है, कैप्शन का मतलब हेडिंग होता है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, तो ये चीजों पे क्या नहीं मिलेगा, पेटेंट नहीं मिलेगा। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, आप कहिएगा सर ये बस सही नहीं है, ऊपर तक का बात तो फिर भी समझ में आया। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, एक तो हमारे देश में अनाज वगैरह कम हो रहे हैं, अगर किसी ने एग्रीकल्चर करने का क्या ढूंढा, नया तरीका, तो उस पर क्यों नहीं पेटेंट आप दीजिएगा, क्या ये इलीगल है, क्या किसी दूसरे एक्ट में प्रोटेक्शन दे रहे हैं, नहीं, एकदम ध्यान से। अब आप कहिएगा सर आपने तो यही दो चीज बोला था, मैंने एक और भी चीज बोला था जो हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। आप कहिएगा सर कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, तो ध्यान से सुनिए। ऐसे ही आप सुनते होंगे कि फलाने जगह किसान ने सुसाइड कर लिया, सुनने को मिला है, आज वहां किसान ने सुसाइड कर लिया, फलाने जगह कर लिया। किसान की स्थिति, फार्मर की स्थिति ऐसे ही बहुत बुरी है। अब किसी ने क्या किया, एक खास तरीका ढूंढा, क्या करने का, खेती करने का, और खेती करने का जब ढूंढा तो उस पर क्या मिल गया, उसको पेटेंट, मान लेते थोड़ी देर के लिए, क्या मिल गया, खेती करने के उस तरीके पे उसे मिला पेटेंट। अब अगर कोई और जो है वो किसान वो खेती करेगा उस तरह का, तो उसे क्या देना पड़ेगा, रॉयल्टी देना पड़ेगा। एक तो पहले से किसान जो है वो महंगाई से मर रहे हैं क्योंकि उनको जो है वो खेती करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, ऊपर से उस तरीके से खेती करने पे किसको पैसे देंगे, उस पर्सन को जिन्होंने इन्वेंट किया था, जिन्होंने उस पे क्या लिया था, पेटेंट लिया था। तो मुझे बताइए क्या उतने बड़े सेक्शन के लिए जो किसान हैं, जो फार्मर हैं, क्या उनके लिए यह सही है, हां या ना? क्या हमारे सिविलाइजेशन के लिए यह सही हुआ? लोग मरते रहे ये अच्छी बात हुई, किसान मरते रहे? कहा नहीं, कहा कि हम उनको अवार्ड देंगे, हम उनको क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, हम उनको स्टाइपेंड जैसा चीज देंगे, गवर्नमेंट उनको देगी, फैसिलिटेट करेगी, हम आपको हमेशा ताउम्र जो है इस चीज के लिए क्या देते रहेंगे, लगातार। आप देखते हैं कोई भी जो अवार्ड जो मिलता है, भारत रत्न, अर्जुन अवार्ड, ये जो मिलता है, इसका मिलने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको बस एक जो है वो सर्टिफिकेट और एक ट्रॉफी मिल गया, नहीं, आपको एक खास तरह की फैसिलिटी तब तक मिलेगी जब तक आप जिंदा हैं, और आपको ही नहीं, आपके जो है वो बाद भी आपके जनरेशन को मिलेगा। किसी को भारत रत्न अगर मिला हुआ है तो उनके पूरे जनरेशन को, शायद थर्ड जनरेशन तक बहुत तरह की सुविधाएं मिलती है, ट्रेन में जाना, प्लेन में जाना, बहुत सारी चीज, ट्रेन वगैरह में तो पूरा फर्स्ट क्लास जो है उनके लिए फ्री है और एक अटेंडेंट के साथ फ्री है। तो कहा ये सब हम फैसिलिटी देंगे, लेकिन हम आपको जो है वो रॉयल्टी का राइट दूसरे से नहीं दिलवाएंगे, आपको गवर्नमेंट दे देगी, लेकिन ये नहीं कि कल को जो है वो रामू काका गए खेती करने के लिए तो लठ लेकर के पहुंचे, अच्छा मेरे वाले तरीके से ये ले धपाक, और इधर जो है रामू काका को जो है वो कौन पकड़ के ले गए, पुलिस भी पकड़ के ले गए, इंफ्रिंजमेंट कर रहे थे ना, रॉयल्टी बिना दिए हुए, बिना परमिशन लिए हुए। तो इसीलिए बेसिकली मेथड ऑफ एग्रीकल्चर पे क्या बोला, ध्यान रखिए, 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड। हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि इतने पॉइंट हमें रटना ना पड़े, बल्कि हम आसान तरीके से दिमाग में रखें कि दो बातें दिमाग में रखनी है, जो इलीगल इन नेचर होगा, अनइथिकल होगा, या ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा, उस पे पेटेंट नहीं देंगे। दूसरी बात, जिस चीज को जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वो किसी दूसरे एक्ट के जरिए उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जरिए, उस पर भी हम क्या नहीं देंगे, पेटेंट नहीं देंगे। देखिए लिटरेरी, एनी प्रोसेस ऑफ मेडिकल, सर्जिकल और डायग्नोस्टिक, ये तो गलत बात है, किस पे नहीं मिलेगा पेटेंट, मेडिकल लिखा हुआ या मेडिसिन? याद रखिए क्वेश्चन अप्लाइड पूछता है, एक एक बात ध्यान से समझिएगा, इसको मेडिसिन मत समझ लीजिएगा। मेडिसिन पे पेटेंट मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलता है, बड़े सारे मेडिसिन पे पेटेंट मिले हुए, हर दिन हल्ला होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है, कोर्ट में मामला जाता है, लेकिन कह रहे मेडिकल, सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक, यानी कि सर्जरी करने के तरीके पे, इलाज करने के तरीके पे, और किसी तरीके से पहुंचने पे कि इनको कौन सा बीमारी है, उसको कहते हैं डायग्नोसिस, कि चलो ब्लड टेस्ट करवा करके आओ, चलो अल्ट्रासाउंड करवा करके आओ, तब हम तय करेंगे कि आपके जो है वो पेट में स्टोन है या नहीं है।
कहा कि अगर उसने ये तरीका अडॉप्ट किया तो इसका मतलब कोई और आदमी ये नहीं लिख सकता है कि जाओ पहले अल्ट्रासाउंड करा के आओ। कैसे तुमने ये बोला अल्ट्रासाउंड करा के आओ? इस तरीके से तो मैंने इलाज किया था। पेट में बोला दर्द है तो मैंने बोला जा अल्ट्रासाउंड करा के आ, फिर देखता हूं, और आया तो मैंने बोला तेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तूने ये बात क्यों लिखा? दूसरे डॉक्टर को बोल रहा है। मुझे बताइए, क्या ये सही है? क्या ऐसे में सर्वाइवल पॉसिबल है? किसी ने बड़े अच्छा तरीका ढूंढा क्या करने का? ऑपरेशन करने का। उसको अवार्ड देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन जरा सोचिए, नरेश त्रेहान नाम सुना है? डॉक्टर नरेश त्रेहान, उन्होंने इंडिया में बाईपास सर्जरी वगैरह जैसे चीज को जो है वो लाया। मेदांता हॉस्पिटल अभी है जिसके वो सीएमडी हैं, तो और भी बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बाईपास सर्जरी जैसा चीज ढूंढा जिससे बहुत सारे हार्ट के जो है वो कहिए मरीज की जान बची है उस तरीके से इलाज करने से। अब जरा सोचिए, उन्होंने, बाकी लोगों को भी आता है क्योंकि उन्होंने सिखाया बहुत सारे लोगों को, लोगों ने पढ़ाई की, लेकिन अगर कोई बंदे को हार्ट अटैक आया है, वो मर रहा है, तो कहेंगे अरे पहले नरेश त्रेहान को फोन लगा, जल्दी से पूछो तो कि सर इतना पैसा रॉयल्टी का देंगे, मंजूर है, कर दूं इसका ऑपरेशन, चीर दूं, फाड़ दूं, बचा लूं। जब तक सोचेंगे तब तक किसी चीरफाड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसे कोई तकलीफ नहीं होगी जिंदगी में, उसके सारे तकलीफ क्या हो गए? दूर हो गए, पहुंच गया जहां उसे पहुंचना था। मुझे बताइए, क्या ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए सही है? इसीलिए हमने कहा कि दवा पे तो देंगे। क्यों दवा पे देंगे? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि दवा जो है अभी बनाया अभी दे दिया, दवा तो मार्केट में अवेलेबल है, इसीलिए इसमें हमें रीजनेबल टाइम मिलता है। लेकिन इलाज जब हम कर रहे होते तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। पता चला किसी को कुछ सुना, क्या सुना? अरे फलाने आदमी की डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, ये डेथ होने वाला है। क्यों? क्या आ गया? हार्ट अटैक आ गया। कहते हैं ना, कहीं बहुत खुशी भी हो तो भी हो जाता है। अब ऐसे में हमारे पास क्या कैलकुलेटेड टाइम है? हम शेड्यूल कर सकते हैं। उसे बोलेंगे तू ऐसा कर, तू थोड़ी देर ऐसा ही तरफ, 3 दिन लगेंगे, अभी डॉक्टर जो है वो बाहर गए हुए हैं या ऑपरेशन वगैरह में है, निकलते हैं तो फिर परमिशन वगैरह लेते हैं, निगोशिएट करते हैं, देखते हैं उतने पैसे दे पाते हैं या नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस चीज पे क्या नहीं मिलेगा? पेटेंट नहीं मिलेगा। कंफ्यूज मत कीजिएगा, दवा पे मिलेगा पेटेंट, दवा पे मिलेगा, इलाज के तरीके पे नहीं मिलेगा, सर्जरी के तरीके पे नहीं मिलेगा, इलाज करने के पैटर्न पे जो है वो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। दवाइयों पे मिलेगा, इंजेक्शंस पे मिलेगा, सब पे मिलेगा। लिटरेरी का मतलब होता है लिटरेचर से रिलेटेड, बुक लिखना लिटरेरी वर्क में आता है, मूवी वगैरह सब लिटरेरी वर्क में आ गया, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, हर तरह का बुक लिखना लिटरेरी वर्क में आ गया, चाहे वो कॉमिक्स हो, चाहे नन्हे सम्राट हो, चाहे चंपक हो, चाहे चाचा चौधरी का कॉमिक्स हो, चाहे नागराज ध्रुव किसी का भी कॉमिक्स हो, और या फिर क्या हो, कोई भी ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, इस पे क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कौन सा सोसाइटी के लिए हार्मफुल है या अनइथिकल है? किसमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो देखिए, हमारा दो ही कैटेगरी बन रहा है ना, एक जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए सही नहीं या लॉ के अगेंस्ट, और दूसरा क्या, प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं और दे रहे, जो अच्छा चीज है उसको कहीं ना कहीं और प्रोटेक्शन दे। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर प्रोग्राम, इस पे नहीं मिलना चाहिए प्रोटेक्शन? इतना अच्छा अच्छा कोई ऐप बनाया, कुछ बनाया, व्हाट्सएप वगैरह बनाया, और कल उसका देख करके, कोड देख करके सब वैसा बना ले, कहां मिलता है? उस पे क्या मिलता है? कॉपीराइट मिलता है। इसीलिए देखिएगा वहां सी जैसा बना हुआ रहता है। प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? इंफॉर्मेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये इंफॉर्मेशन को ही तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैंने इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया, या मैं इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दिया, अपनी नानी जो मर गई है उनको क्लास तक में ले आया, अपने बचपन को क्लास में ले आया, क्या समझाने के लिए? इन्वेंटरी स्टेप्स वगैरह को समझाने के लिए। क्या मुझे बतलाइए, ये प्रेजेंट करने का, इंफॉर्मेशन देने का तरीका नहीं है? क्या मुझे इस पे नहीं मिलना चाहिए रॉयल्टी? पता चला मैंने ये बताया और सब इसी तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करें? नहीं, ये तो मेरा अपना तरीका है। क्या इस पे मुझे मिलना चाहिए मॉनेटरी बेनिफिट या नहीं? गरीब का भी भला सोचिए। हां बोलिए, ऐसे सर क्यों हिला रहे हैं? मिलना चाहिए और मिलता भी है, लेकिन कहा इसमें पेटेंट नहीं, क्योंकि वो कहां प्रोटेक्ट होता है? कॉपीराइट में। तो जितने भी मेरे क्लासेस हैं जो आप देखते हैं, ये सब रिकॉर्ड होती है, और ये हर बार जो है रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट के पास जाता है, और हर बार इस पे क्या लिया जाता है? कॉपीराइट लिया जाता है, ताकि अगर कोई जो है वो इसका वायलेशन करे तो आप केस फाइल कर सके। बताऊंगा जब कॉपीराइट में आएंगे तो बात करेंगे। कहने का मतलब, इस पे मुझे क्या मिलता है? कॉपीराइट। मेरे पढ़ाने के तरीके को कहा गया प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ही तो आपको दे रहा हूं। पेटेंट एक्ट मैंने बनाया है क्या? मैं तुच्छ प्राणी, मैंने कोई एक्ट नहीं बनाया है, मैं बस एक्ट को आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बस बताने के लिए आया हूं। तो कहा गया कि इंफॉर्मेशन ही तो प्रेजेंट कर रहा हूं, तो इस पे मुझे मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? क्योंकि मुझे प्रोटेक्शन किस एक्ट में मिलेगा? कॉपीराइट एक्ट में मिलेगा।
इन्वेंशन बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज कहा, इस पे भी नहीं। दादी जी के नुस्खे, नानी जी के नुस्खे, हल्दी लगाओ तो ये हो जाएंगे, चंदन और ये लगाओ तो गोरे हो जाएंगे, ये लगाओ तो ये हो जाएंगे, दही लगाओ रीठा लगाओ तो बाल काले हो जाएंगे। बोला गया कि इस पे कोई पेटेंट नहीं ले सकता, इसीलिए क्योंकि ये बहुत पहले से जो है हमारे पूर्वजों ने सबके लिए क्या किया है, बता करके जो है वो गए हैं, तो इस पे जो है वो पेटेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि ये किसका होगा ये बता, मेरी दादी ने बताया था। अच्छा, तेरी दादी ने बताया था, और मेरी दादी क्या, उसे कुछ नहीं आता था? मेरी नानी ने भी बताया था। लड़े हम कि हल्दी का यूज मेरे दादी ने बताया था तो मेरी नानी ने बतलाया था। कहा गया कि इसीलिए ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उस पर क्या नहीं मिलेगा, पेटेंट नहीं मिलेगा। इन्वेंशन रिलेटिंग टू व्हाट, एटॉमिक एनर्जी। अब इस पे नहीं मिलने के पीछे क्या रीजन है वो देख लीजिए। एटॉमिक एनर्जी वगैरह जो है इसका इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी। और एक एटॉमिक बम तो आप जान ही रहे, हिरोशिमा नागासाकी। कह रहे ये इतना खतरनाक चीज है कि अगर हमने सबको क्या बोला कि आप सारे के सारे लोग आए और क्या करें, आप सारे के सारे लोग आए और खूब इन्वेंशन इस पे करें, तो इसका मतलब इन्वेंशन करने के लिए यूरेनियम वगैरह चाहिए, तभी तो आप उसको क्या करेंगे, और चीज इन्वेंट करेंगे। अगर गलती से कोई हादसा हो गया तो थोड़ा सा जो है वो विस्फोट कराया था नागासाकी और हिरोशिमा पे, तो पूरा का पूरा सिटी बर्बाद हो गया। जरा सोचिए, जहां रिसर्च हो रहा होगा उस जगह पे ये सामान होंगे या नहीं एक्सप्लोसिव। इंडिया जो है वो वर्ल्ड मैप से उड़ जाएगा अगर ये चीज कर दिया तो। इसीलिए बोला गया कि इस चीज को कोई भी क्या नहीं लेगा। तो इस पे करते कौन है, हमारे यहाँ एजेंसीज है। जैसे देखते हैं इसरो है जो करते हैं किससे, स्पेस से रिलेटेड चीजों को करते हैं। वैसे भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर है, अगर कुछ सुने हो इस तरह का नाम तो। वो बेसिकली बहुत ज्यादा जमीन के भीतर जाकर के लेबोरेटरी बना हुआ है। क्यों? कि अगर कोई हादसा हो तो वहां तक ही रहे, मतलब वो तो मरेंगे ये तो तय है, वो तो नहीं बचेंगे, लेकिन कम से कम उसके कारण जो है वो पूरा का पूरा शहर जो है वो बर्बाद ना हो जाए। ये वजह है। तो इन वजह से कहा गया कि इस पे क्या नहीं मिलेगा, पेटेंट नहीं मिलेगा। आपके एग्जाम में कितने मार्क्स तक के लिए हो सकता है, 3 to 5 मार्क्स के लिए हो सकता है। और याद रखिए, एक लाइन को पकड़ करके खींचिएगा नहीं, करना क्या है, पॉइंट बना बना करके क्या करना है, लिखना है। ये नहीं कि एक लिखते हैं। उस सर ने जो बोला था ना, इफ इट्स यूज इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, इसमें दाऊ दूध वाली बात लिखते हैं। नहीं, एक लाइन लिखिए। क्योंकि अगर आपको 2 लाइन लिखना है तो एक ये लिखिए, एक ये लिखिए। अगर आप सोचते हैं 10 लाइन लिखें तो आप पॉइंट लिखिए, जितने ज्यादा पॉइंट लिखिएगा मार्क्स उतना ज्यादा आएगा। लेकिन अगर 2 लाइन को 2 पॉइंट को लेकर के आपने इतना लिखा तो मार्क्स नहीं आएंगे, आपको 2 ही पॉइंट के लायक मार्क्स आएंगे। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। डन कीजिए। और जब आप लिख रहे होंगे थोड़ा साइंटिफिक चलिएगा प्लीज। उस समय दिमाग में कुछ और नहीं, जो लिख रहे हैं उसी को दिमाग में रखिएगा, ताकि आपको रिवीजन करते वक्त एफर्ट कम लगे। नहीं तो हम सोचते हैं कि लिखते वक्त हम कुछ और सोच लेते हैं कि क्लास के बाद कहां कहां जाना है, अब इसके बाद कहां जाएंगे। नहीं, वो सब नहीं। क्लास भर का टाइम मैंने आपसे बस मांगा है, तो एकदम ध्यान से, ताकि आपको ये लगभग कम से कम 5 पॉइंट तो कम से कम क्लास में ही याद हो जाए कि ये है क्या। लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। स्क्रीन फुल कीजिए।
डन। चलिए, तो हमने सेटिंग अप में सबसे पहले 3 पार्ट में सब्जेक्ट को देखा, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। हमने किस पार्ट पे हमला किया? पार्ट बी। कितने मार्क्स के लिए है? पार्ट बी, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं वो पार्ट बी में है आपका, ठीक है। उसमें हमने क्या पिक किया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में हमने डिस्कशन किया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग अपने इंटेलेक्ट से जो भी चीज बनाए उस पर उसे क्या मिलना चाहिए? मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए। और इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कितने तरह के एक्ट पढ़ने हैं? 5, ठीक है। जिसमें से पहला हमने पढ़ना शुरू किया पेटेंट। पेटेंट में हम लोगों ने पहले पढ़ा कि पेटेंट का मतलब क्या है। तो हमने देखा पेटेंट तब मिलता है जब चीज किस कैटेगरी में आए? इन्वेंशन। और इन्वेंशन के कैटेगरी में आने के लिए उसे क्या होना पड़ता है? न्यू प्रोडक्ट। और न्यू प्रोडक्ट होने के लिए कितने चीजों को फुलफिल करना है? 2। कौन कौन सा? इन्वेंटिव स्टेप्स और दूसरा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे चीजें जिसपे हमें क्या नहीं मिलेगा? पेटेंट नहीं मिलेगा। उसको भी हमने 2 पार्ट में बांटा, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कहीं लिखना नहीं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो इलीगल है या ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए वो सही नहीं है। और दूसरा, उस तरह के चीज को हम किसी दूसरे एक्ट के जरिए क्या कर पा रहे हैं? प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हमने देखा। अब जो है आप ध्यान से सुनिए कि तरीका आपका क्या रहेगा, कैसे आप चीजों को कवर अप करेंगे। मैंने आपको कहा कि आप अगर एग्जाम दें तो एग्जाम में आप जो है वो किसी भी शर्त पे इस सब्जेक्ट में दोबारा मुलाकात आपकी मेरी नहीं होगी या किसी भी टीचर से नहीं होगी, बशर्ते आप मेरे कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, आप जब सीएस चुने हैं तो ये सोच करके कि सीएस बनना है या बस एवरी टाइम पास बनना है? इसका मतलब है कि आप में इतनी इच्छा तो है कि भाई हम 100% क्या हो? पास हो। ये है या अभी बहुत छोटे बच्चे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है? ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम पास हों या नहीं? सर अभी बहुत छोटे हैं। जैसे मेरी बिटिया 6 साल की है, नहीं समझ पाती है कुछ। कभी कभी पढ़ने बोलता हूं तो बैठ जाती है, फिर बोलता हूं बेटा रे पढ़ोगी तब ना अच्छा बनोगी। क्या बनूंगी पापा? तो कुछ ऐसा तो नहीं है अभी? आपको पता है कि अगर हम पास करेंगे तो अगले स्टेज में पहुंचेंगे। तो अगर आप 100% जो है वो रिजल्ट चाहते हैं तो क्या कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को तैयार है? हाँ या ना बोलिए, क्योंकि तभी चीज आगे बढ़ सकती है। और मैं कह रहा हूं 100% का मतलब रिकॉर्डेड है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसका मतलब ये एविडेंस है। तो लेकिन उसके लिए मैं आपको जो कह रहा हूं बस उस चीज को बस आप फॉलो कर लीजिए। पहला चीज, एक साइकोलॉजिस्ट हूं इसलिए मैं बच्चों को अच्छी तरह जानता हूं, बच्चों ही नहीं बड़ों को भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलती से वो मेरा हाईली पेड जॉब है, इसीलिए मैं साइकोलॉजिस्ट को क्लास के बाहर छोड़ के आता हूं। क्योंकि क्लास में जब आता हूं तो सिर्फ मैं एक टीचर होता हूं, साइकोलॉजिस्ट नहीं। क्योंकि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट रहा, आप अपने फ्रेंड को ऐसे ठोकेंगे, ये मासूम येलो नहीं समझेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बता देता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अभी आप झुक करके कह रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं, अब क्या कहना चाह रहे हैं। कब जो है मुझे बद्दुआएं दे रहे हैं, कब मुझे दुआएं दे रहे हैं, कब अच्छे अच्छे लेवल का दे रहे हैं जो जो लेवल आपको पता है, कब आप कह रहे बहुत बोल रहा है, कब आप कह रहे नहीं ठीक ही बोल रहा है। मैं बस आपको इतना ही कह रहा हूं कि आप बस इस मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। और उस एक्सपीरियंस के तहत मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ 2 बातें। पहली बात, मेरा इंस्ट्रक्शन, और एक बस अपने जो है वो कहिए तो ह्यूमन बिहेवियर में एक चेंज लाई। प्लीज शो ऑफ छोड़ दीजिए। शो ऑफ नेचर किसी काम का नहीं। शो ऑफ नेचर का मतलब है कि जिस जगह जो होना चाहिए वो बस बिहेव कीजिए। आपको पता है, अगर आप आज के डेट में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप किसी चीज को कम जान रहे हैं, शायद आप उसे ठीक कर लें। लेकिन आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये मैं दिखाऊंगा कि मुझे ये नहीं आता है, मैं तो थोड़ा एटीट्यूड दिखलाऊंगा कि मैं थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का जो है स्टूडेंट हूं, मैं थोड़ा अलग लेवल का हूं, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। नहीं, आप तो एक स्टूडेंट है। सोचिए कोई 14, 15 साल का
यूके में पढ़ा, यहाँ पढ़ा, वो पढ़ा, इतने तरह का एक्सपीरियंस लिया। एक्चुअल साइंस में मैं कर रहा हूँ, बाकी तो बताऊंगा धीरे धीरे जब और बातचीत होगी। तो इसका मतलब है कि कोई अगर इतना पढ़ा लिखा है और साइकोलॉजिस्ट है तो कुछ तो उसने किया होगा, तो हम उसके एक्सपीरियंस से चले तो फायदा है या नहीं। और फिर मैंने आपको बताया एकेडमिक एक्सपर्ट भी हूं। तो आप बस कीजिए क्या, सबसे पहला चीज शो ऑफ बिल्कुल नहीं रखेंगे। मतलब जो चीज नहीं आता है क्या कीजिए, बिल्कुल पूछिए। और कहीं भी क्लास में सिर्फ एक रूल फॉलो कर लीजिए, आप क्लास में अकेले बैठे हैं ये मान के चलिए, आपके बगल में भी कोई नहीं है, और अपना पेन पेंसिल अपने पास रखिए। अगर कोई पेन भी मांगे तो भोंक डालिए, कम वक्त जो होगा मैं देख लूंगा। मतलब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मतलब एक एक सेकंड बस मुझे चाहिए, मैंने बस क्लास का बोला है, उतने देर बस आप मेरे साथ रहिए, कुछ मत किसी से बात कीजिए, मुझसे सिर्फ बात कीजिए, ठीक। पहला चीज। दूसरा, आप कभी भी क्लास मिस मत कीजिए और ना लेट आइए, क्योंकि कितने बार ऐसा होगा कि आप देखते हैं कि पहले मैं कहानी बना देता हूं और तब पढ़ाना शुरू करता हूं। आप समझने के लिए आएंगे, मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं कोई रॉकेट साइंस बता रहा हूं जो समझ में नहीं आएगा? लेकिन तरीका ही तो है जिस तरीके से बता रहा हूं कि वो समझ में आए। मूवी में देखते हैं ट्रेलर होता है, देखते हैं ट्रेलर, मूवी का ट्रेलर आपने छोड़ दिया, अब आप पहुंचे हैं तो मूवी में समझ में नहीं आएगा। मूवी में ट्रेलर था, ट्रेलर में क्या था, बड़ी तेज बारिश हो रही है और एकाएक एक खबर आता है कि चंदू की माँ, चंदू के पापा जो है फैक्ट्री में जो है वो ऊपर से गिर गए हैं। पहुंची चंदू की माँ, चंदू भी साथ में है और साथ में मुन्नू भी है। चंदू तो जो है वो बड़ा है, इतना बड़ा है तो हाथ पकड़ के, मुन्नू छोटा है तो गोद में है। पहुंची तो गिरे तो वो नीचे, लेकिन पहुंच गए ऊपर। अब जो है वो चंदू की माँ ने एक कंपनसेशन मांगा, तो वहां निकला प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर। उन्होंने बोला कि चंदू की माँ तुम्हारा मैं ख्याल रखूंगा। ख्याल रखने का तरीका मुन्नू को तो समझ में नहीं आया, बच्चा था, गोद में था। चंदू को पसंद नहीं आया, उठाया एक ईंट और मार डाला, सर पे लगा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सब भागे। चंदू अलग भागा, चंदू की माँ मुन्नू के साथ भागी। अब सब अलग अलग हो गए और चंदू भागता जा रहा, भागता जा रहा, भागता जा रहा। छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर, एकाएक बड़े से पैर दिखने लगे। और स्टारिंग अमिताभ बच्चन। आप अभी तक नहीं पहुंचे थिएटर में, आप इसके बाद पहुंचे हैं। और पूरे फिल्म में आप परेशान हो रहे हैं कि आखिर वो शक्ति कपूर के पीछे नहा धो के क्यों पड़ा हुआ है अमिताभ बच्चन, क्योंकि आपने यहां तक तो नहीं देखा था। लेकिन अगर जो है वो अमिताभ बच्चन किसी एक्ट्रेस के साथ डांस कर रहे होंगे जो उस मूवी की एक्ट्रेस होगी, तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्यों डांस कर रहे हैं, कैसे डांस कर रहे हैं, सब समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक सेंस और एक फील मिस हो जाता है। देखते हैं ना, कोई बीच में टोकता है तो बोलते हैं चुप, देखना है तो देख मूवी, नहीं तो मेरे पास मत बैठ, जा जा। मतलब मूवी में कोई डिस्टर्ब करे तो बोलते चुप बैठ। तो क्लास में कैसे? तभी तो मूवी आज तक आप नहीं भूले। कोई मूवी याद कर लीजिए, क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि वो समझ में आसानी से आई और आपने उसे देखा भी सही से। बस यही मैं आपसे कह रहा हूं कि बस आप ध्यान से पूरे क्लास को बस सुन लीजिए, क्लास को बर्दाश्त कर लीजिए। आई बेट ऑन दिस कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा या आपको लगेगा सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, हम कैसे चीजों को क्या करें, कवर करें। उसके बाद आप रिवीजन जो करेंगे वो सेम डे करेंगे। सेम डे का मतलब, आज अगर आपकी क्लास खत्म हुई है और क्लास अगर 1 से 1.5 घंटे की है तो आपको 30 मिनट से ज्यादा किसी शर्त पे नहीं लगेगा मैक्सिमम। अगर 30 मिनट से ज्यादा लगे तो मुझसे मिल लीजिएगा कि सर मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं बता दूंगा कि ये चीज करना होगा, कुछ मिस कर रहे हैं। सेम डे रिवाइज कीजिए। सब्जेक्ट आपका सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव? हर दिन लिखना है। प्लीज कभी भी आज की चीज को कल पे मत टालिएगा, ज्यादा नहीं, 10 to 20 पेजेस नहीं, क्या कह रहा हूं, लाइंस। क्या मैंने आपके दोनों किडनी मांग लिए? मुश्किल से 20 मिनट्स लगेंगे, 10 से 20 लाइन, लेकिन होमवर्क वाले कॉपी में। आज आपने पढ़ा है, आपकी एक होमवर्क कॉपी घर पे होगी और उसमें डेट डाल करके लिखिएगा ताकि खुद देखिएगा कि मैंने कितने दिन कितना पढ़ा है। अपना खुद बनाइए अपना रिमार्क्स, ताकि आपको लगे 4 दिन से मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ रिवाइज नहीं किया, कुछ नहीं लिखा। इसलिए कहीं और मत रखिए, लिखिए सिर्फ उसी कॉपी पे लिखिए डेट डाल करके, ताकि आपको रफ भी, जैसे आप लिख रहे हैं, आपके सर एकदम सजा सजा के, बिल्कुल सजा के नहीं, जैसे आप लिख रहे हैं व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, पहला पॉइंट इफ इट इज लॉ और मोरालिटी, बस ऐसे ही किया आपने। कीजिए, यही गंदा भी करना है तो किस चीज पे कीजिए,
उसी होमवर्क वाले कॉपी पे कीजिए, ताकि आपको भी एहसास रहे कि कितना आपने क्या किया है, रिवाइज किया है। नहीं तो पता है, आज का चीज अगर आज जाकर के आप रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो जब आप इसे आज कीजिएगा तो 15-20 मिनट लगेगा, कल कीजिएगा तो उतना ही टाइम लगेगा जितना मैंने पढ़ाया है, एक सप्ताह के बाद कीजिएगा तो शायद 3-4 घंटे लगे, 10 दिन के बाद कीजिएगा तो आप ही का कॉपी आपसे पूछे क्या हमारी आपकी पहले मुलाकात हुई है, आप ही का लिखा हुआ चीज आपको यही कहेगा, मतलब आप ही को यकीन नहीं आएगा ये मैंने ही लिखा था, कैसे लिखा था नहीं समझ में आ रहा है, किसका पेन लिया, किसका कॉपी लिया, कैसे लिखा, कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर सेम डे कर लीजिएगा तो कभी रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। और सप्ताह में एक दिन जो पूरे वीक में पढ़ा है उसको बस आप जो है वो 30 to 35 मिनट्स के लिए देख लेंगे। बस ये पैटर्न आप करते जाएंगे, क्योंकि कोर्स खत्म होने के बाद रिवीजन मैं खुद कराऊंगा। राइटिंग स्किल के लिए मैं अलग से क्लास आपको दूंगा, जहां पे आप लिखेंगे मेरे सामने और मैं आपकी मदद करूंगा। दो तरीका, या तो छुपाइए और या फिर मेरी मदद लीजिए, तय आपको करना है। क्योंकि मैंने बोला अगर आप छुपाएंगे कोई बात नहीं, अगली बार फिर एग्जाम देंगे, क्योंकि जब तक वो चीज ठीक नहीं होगा तब तक आप पास नहीं करेंगे। तो या तो कुछ दिन तक छिपा के टालते रहिए, और या उसका सामना कीजिए और उसे ठीक कर लीजिए। किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को कैट का मतलब नहीं पता है, आपसे पूछने के लिए आता है, मान लीजिए भैया, दीदी, बुआ, जो भी आप उसके रिलेशन में लगते हो, आप उसको गोद में लेते और कहते हैं कि बेटा सीएटी कैट, कैट छोटा बच्चा है 4 साल का है, कैट सीएटी कैट, कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, बिल्ली की आंखें रात में चमकती है, बताते हैं या नहीं। यही पे इतना बड़ा बच्चा आए और बोले दीदी दीदी कैट का मतलब ये ले, कैट का मतलब, गधा इतना बड़ा हो गया अभी तक तुझे कैट का मतलब नहीं पता, तेरे उम्र के बच्चे कैट के गले में घंटी बांध रहे, तू अभी कैट का मतलब समझ रहा है। क्वेश्चन वही, आप वही, बच्चा वही, तरीका क्यों बदल गया, पीरियड वो बीत गया। अगर अभी आप किसी चीज को टीचर से पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, मैं बिल्कुल बताऊं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, थोड़े समय बीतने दीजिए। जब आप एक रीजनेबल एज को क्रॉस करेंगे तो बोला जाए कि नहीं अब आप इस स्टेज में नहीं है कि इस चीज को क्या करे जाने, क्योंकि आपने समय थोड़ा क्या कर दिया है, वेस्ट कर दिया है। तो इसीलिए आप बिल्कुल सही टाइम में हैं। नहीं आता है तो क्या कीजिए, दोस्तों से पूछिए, उसके बाद भी दिक्कत है तो किससे पूछिए, मुझसे पूछिए, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल, जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके पास हैं उनसे क्या कीजिए, पूछिए, रिवाइज कीजिए। और रिवाइज करने के बाद देख के मत लिखिएगा, पहले रिवीजन कर लीजिए और रिवीजन करने के बाद कॉपी लीजिए। और आपने आज सोचा कि मैं पेटेंटेबल इन्वेंशन सर ने बोला था, देखते हैं हम कैसे लिख पाते हैं। ओह, एक लाइन लिखा, अब याद ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, एकदम घबराना नहीं है, फिर से उस कॉपी पे गए जहां आपने लिखा था, लेकिन उसे देख के नहीं लिखा, ये पेन को रख दिया और उसको ऐसे करके पढ़ लिया। हाँ, रटना नहीं, पढ़ लिया, हाँ बताए थे कि ये होता है, ये होता है, हाँ कर लिया, रुको अब करते हैं। फिर किया, फिर दिक्कत हुआ, फिर 2 लाइन के बाद फिर देख लिया। शुरू में बस थोड़ा मेहनत लगेगा, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। ये मैं अपना आपको शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि नहीं था कॉमर्स से, फिर भी जो है मैंने इन चीजों को क्या किया, ऐसे करके साइंटिफिक अप्रोच को अडॉप्ट किया। और इस समय मैं एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट भी हूं, जहां पे अलग अलग कोर्सेज में क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या तरीका होना चाहिए, इन चीजों के लिए एक्सेलआरआई और भी, ये इंस्टीट्यूट का नाम है एक्सेलआरआई, अगर कहीं जानते हो, एमबीए की अच्छी इंस्टीट्यूट में है, तो उन जगहों पे कोर्स वगैरह डिजाइन करता हूं। तो बस आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, हर दिन लिखने वाला काम कीजिए, और जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो मेरे साथ रिवीजन करें। कोई स्कैनर आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन लेकर के बैठेंगे, स्कैनर नहीं, उसमें आंसर गलत रहता है। क्वेश्चन लेकर के बैठेंगे और सामने में क्वेश्चन होगा और आंसर आपके कॉपी में और आपके नोट्स में होगा। हम लोग पहले चीजों को समझेंगे और उसके बाद आपको बुक जो दिया जाएगा उस बुक को निकालेंगे और बुक आप मेरे सामने करेंगे, एक एक लाइन में गो थ्रू करूंगा और आपको बोलूंगा देखिए ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अच्छा ये नया चीज है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। इस तरीके से हम लोग जो है चीजों को क्या करेंगे, मूव करेंगे। कोई स्टडी मैट नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो मैं आपको नोट्स दूंगा, जो आपको बुक मिलेगी, वो पूरे तरह से स्टडी मैट को देख करके उसी से बनाया गया है। हाँ, लैंग्वेज आसान किया गया है, पॉइंट वाइज मैनर में दिया गया है, पिक्चर में दिया गया है, डायग्राम बना के दिया गया है, कंटेंट वही है, बस प्रेजेंटेशन क्या किया गया है, चेंज किया गया है। और इसके अलावा लास्ट में मैंने बोला ही कि जब रिवीजन आपका खत्म हो जाएगा, जो मैं कराऊंगा, तब आपको मिलेंगे क्लास, जो आपको घर ले जाना है और देखना है। और उस दौरान भी अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो एक टाइम रहेगा जिसमें आकर के आप मुझसे क्वेरी भी ले सकते हैं। अगर ये प्रोसेस मेरा हमेशा से रहा है तो क्या इसमें रिजल्ट नहीं आएगा? क्या कोई कंपटीशन है कि आज इतने बच्चे ही पास करेंगे? 50% जिसको भी आएगा वो पास करेगा। तभी तो मैं कहता हूं कि ओपन चैलेंज, कोई बच्चा रहेगा क्यों? ये थोड़ा नहीं कि 5 ही बच्चा करेगा तब तो कंपटीशन हो जाएगा। बस इतने चीजों को आपको क्या करना है, फॉलो करना है।
उम्मीद किया जाए कि आप फॉलो कर लेंगे। हाँ जी सुपर। सारे मस्ती, सारे चीज, सारी बदमाशी अपनी जगह पे। जितना दिमाग जो है वो चल रहा है उसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, थोड़ा सा यहां पे भी क्या कर देंगे, हम लगा देंगे। और इसके बाद बस ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बाकी आपको जो ऐश करना है कीजिए। बस मुझे क्लास में आपके टाइम, और उसके बाद जो है मैंने आपसे 40 मिनट्स का टोटल टाइम मांगा है, वो भी वीक में 3 दिन। कोई बहुत बड़ा चीज मांग दिया नहीं। तो अब जो है यहां तक के जो है चीज को हमने देख लिया। अब हमें देखना यह रहेगा कि कैसे हम पेटेंट लेते हैं, और पेटेंट लेने के बाद जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक पेटेंट चलता रहेगा, या पेटेंट कुछ दिनों के लिए होता है। पेटेंट लेने के बाद अगर हमने चीजों को खुद नहीं बनाया, ना किसी को बनाने दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, सोसाइटी को वो चीज तो मिला ही नहीं, उस केस में क्या होगा। और अगर कोई हमारे पेटेंटेबल चीज को जो है वो बना रहा है बिना हमारे परमिशन के, तो उसमें इंफ्रिंजमेंट में क्या क्या हमें रिलीफ मिलेगा। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को क्या करेंगे, एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे जैसे मैंने बोला है। अगर दिक्कत हो तो मैंने आपको टाइम दे दिया है, नंबर मैंने आपको दे दिया है, उस पर आप कॉल करके भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मेरी आज की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।